द साइंस ऑफ बीइंग वेल। ये बुक एक सीरीज का दूसरा हिस्सा है, जिसका पहला हिस्सा है द साइंस ऑफ गेटिंग रिचर। जैसे वो बुक सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पैसा कमाना चाहते हैं, वैसे ही ये बुक उनके लिए है जो हेल्थ चाहते हैं और एक प्रैक्टिकल गाइड या हैंडबुक ढूंढ रहे हैं, ना कि कोई फिलोसॉफिकल किताब। ये बुक लाइफ के यूनिवर्सल प्रिंसिपल को इस्तेमाल करने का रास्ता सिखाती है, और मैंने इसे इतने आसान और साफ तरीके से लिखा है कि कोई भी रीडर, चाहे उसने पहले न्यू थॉट या मेटाफिजिक्स का कुछ पढ़ा ना हो, इसे फॉलो करके पूरा हेल्थ पा सकता है। मैंने सारे ज़रूरी पॉइंट्स रखे हैं, और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं थीं, उन्हें ध्यान से हटा दिया है। मैंने कोई टेक्निकल या मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, और हमेशा बस एक ही लक्ष्य पर फोकस रखा है। जैसा कि इसका टाइटल कहता है, ये बुक साइंस पर आधारित है, ना कि अंदाजे पर। यूनिवर्स की मोनिस्टिक थ्योरी, ये विचार कि मैटर, माइंड, कॉन्शियसनेस और लाइफ सब एक ही सब्सटेंस के अलग अलग रूप हैं, को अब ज़्यादातर थिंकर्स मानते हैं। और अगर आप इस थ्योरी को स्वीकार करते हैं, तो आप इसमें दिए गए लॉजिकल नतीजों को नकार नहीं सकते। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बताए गए सोचने और काम करने के तरीकों को मैंने खुद अपने ऊपर और सैकड़ों लोगों पर 12 साल तक टेस्ट किया है, और हर बार लगातार सक्सेस मिली है। मैं कह सकता हूँ कि द साइंस ऑफ बीइंग वेल काम करता है, और जहाँ इसके नियमों को फॉलो किया जाता है, वहाँ ये उतना ही ज़रूर काम करता है जितना ज्योमेट्री का साइंस काम करता है। अगर आपके शरीर के टिश्यूज़ इतने खराब नहीं हुए हैं कि लाइफ मुमकिन ना हो, तो आप हेल्थी हो सकते हैं। और अगर आप एक खास तरीके से सोचेंगे और काम करेंगे, तो आप ज़रूर हेल्थी होंगे। अगर रीडर यूनिवर्स की मोनिस्टिक थ्योरी को पूरी तरह समझना चाहता है, तो मैं सलाह देता हूँ कि वो हेगल और इमर्सन को पढ़े। साथ ही द इटर्नल न्यूज़ नाम का एक पैम्फलेट भी पढ़े, जो जे ब्राउन ने लिखा है, और 300 कैथकार्ट रोड, गोवना हिल, ग्लासगो, स्कॉटलैंड से मिल सकता है। थोड़ा और क्लैरिटी के लिए मेरे कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं, जो 1909 में द नॉटिलस, होलियोक, मैस में व्हाट इज ट्रुथ टाइटल के तहत छपे थे। जो लोग खाने, पीने, सांस लेने और सोने जैसे वॉलंटरी फंक्शंस के बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं, वो ए न्यू साइंस ऑफ लिविंग एंड हीलिंग, लेटर्स टू अ वुमन्स हस्बैंड और द कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ फूड्स पढ़ सकते हैं। ये बुकलेट्स मैंने वॉलेस डी वॉटल्स ने लिखे हैं, और इस बुक के पब्लिशर्स से मिल सकते हैं। मैं हॉरेस फ्लेचर और एडवर्ड ह्यूकर ड्यूई की राइटिंग्स भी सलाह देता हूँ। इन्हें पढ़ें अगर आप चाहें, ताकि आपका भरोसा और मजबूत हो। लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि कई अलग-अलग थ्योरीज को पढ़ने और एक ही समय पर कई अलग-अलग सिस्टम्स के हिस्सों को प्रैक्टिस करने की गलती ना करें। क्योंकि अगर आप हेल्थी होना चाहते हैं, तो आपको अपना पूरा माइंड सही तरीके से सोचने और जीने के लिए देना होगा। याद रखें कि डॉट साइंस ऑफ बीइंग वेल कहता है कि ये हर तरह से एक पूरा और काफ़ी गाइड है। इसमें बताए गए सोचने और काम करने के तरीके पर पूरी तरह फोकस करें, और हर डिटेल में इसे फॉलो करें, और आप हेल्थी हो जाएंगे। या अगर आप पहले से हेल्थी हैं, तो वैसे ही रहेंगे। ये उम्मीद करते हुए कि आप तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक परफेक्ट हेल्थ का अनमोल तोहफा आपका नहीं हो जाता। मैं आपका सच्चा दोस्त, वॉलेस डी वॉटल्स। स्वास्थ्य का सिद्धांत, द साइंस ऑफ बीइंग वेल को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए, जैसा कि द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में होता है, कुछ बुनियादी सच्चाइयों को शुरू में ही समझना और बिना सवाल किए मानना जरूरी है। इनमें से कुछ सच्चाइयां हम यहां बता रहे हैं। हेल्थ का मतलब है शरीर के फंक्शंस का पूरी तरह नेचुरल तरीके से काम करना, और फंक्शंस का नेचुरल तरीके से काम करना लाइफ के प्रिंसिपल की नेचुरल एक्टिविटी से आता है। यूनिवर्स में लाइफ का एक प्रिंसिपल है। ये वो एक लिविंग सब्सटेंस है जिससे सारी चीजें बनी हैं। ये लिविंग सब्सटेंस यूनिवर्स में हर जगह फैला हुआ है, हर चीज में समाया हुआ है, और यूनिवर्स के खाली स्पेसेस को भरता है।
ये एक बहुत बारीक और फैलने वाला ईथर जैसा है। सारी लाइफ इससे आती है। इसकी लाइफ ही वो सारी लाइफ है जो मौजूद है। इंसान इस लिविंग सब्सटेंस का एक रूप है और उसके अंदर हेल्थ का एक प्रिंसिपल है। यहाँ प्रिंसिपल शब्द का मतलब स्रोत है। इंसान में हेल्थ का प्रिंसिपल जब पूरी तरह कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में होता है तो उसकी लाइफ के सारे वॉलंटरी फंक्शंस को परफेक्टली परफॉर्म करता है। इंसान में हेल्थ का प्रिंसिपल ही असल में सारी हीलिंग करता है, चाहे कोई भी सिस्टम या रेमेडी यूज की जाए। और ये हेल्थ का प्रिंसिपल एक खास तरीके से सोचने से कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में आता है। अब मैं इस आखिरी बात को साबित करने जा रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि हीलिंग आर्ट के अलग अलग ब्रांचेस में यूज होने वाले अलग अलग और कई बार ऑपोजिट मेथड से क्योर होते हैं। एलोपैथ जो एक स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ काउंटर पॉइजन देता है, अपने पेशेंट को क्योर करता है। और होम्योपैथ जो बीमारी से मिलता जुलता पॉइजन की बहुत छोटी डोज देता है, वो भी उसे क्योर करता है। अगर एलोपैथी ने कभी कोई खास बीमारी को क्योर किया तो ये पक्का है कि होम्योपैथी ने उस बीमारी को कभी क्योर नहीं किया। और अगर होम्योपैथी ने कोई बीमारी क्योर की तो एलोपैथी उस बीमारी को क्योर नहीं कर सकती। दोनों सिस्टम्स थ्योरी और प्रैक्टिस में पूरी तरह ऑपोजिट हैं। फिर भी दोनों ज़्यादातर बीमारियों को क्योर करते हैं। और एक ही स्कूल के डॉक्टर्स की रेमेडीज भी एक जैसी नहीं होती। इंडाइजेशन का केस लेकर आधा दर्जन डॉक्टर्स के पास जाइए और उनके प्रिस्क्रिप्शंस को कंपेयर करें। शायद किसी एक के इंग्रेडिएंट्स बाकियों में नहीं होंगे। तो क्या हमें ये नतीजा नहीं निकालना चाहिए कि उनके पेशेंट्स को उनके अंदर का हेल्थ का प्रिंसिपल हील करता है, ना कि अलग-अलग रेमेडीज में कोई चीज़? इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि वही बीमारियां ऑस्टियोपैथ स्पाइन की मैनिपुलेशन से क्योर करता है, फेथ हीलर प्रेयर से, फूड साइंटिस्ट डाइट प्लान से, क्रिश्चियन साइंटिस्ट अपने फॉर्मुलेटेड क्रीड स्टेटमेंट से, मेंटल साइंटिस्ट अफर्मेशन से, और हाइजीनिस्ट्स अलग-अलग लिविंग प्लान्स से। इन सारे फैक्ट्स को देखकर हम और क्या नतीजा निकाल सकते हैं, सिवाय इसके कि हर इंसान में एक हेल्थ का प्रिंसिपल है जो असल में सारी हीलिंग करता है। और हर सिस्टम में कुछ ऐसा है जो सही कंडीशंस में हेल्थ के प्रिंसिपल को एक्टिव करता है। यानी मेडिसिन्स, मैनिपुलेशंस, प्रेयर, डाइट प्लान्स, अफर्मेशंस और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस तब क्योर करते हैं जब वो हेल्थ के प्रिंसिपल को एक्टिव करते हैं, और तब फेल होते हैं जब वो इसे एक्टिव नहीं कर पाते। क्या ये सब ये नहीं दिखाता कि रिजल्ट्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि पेशेंट रेमेडी के बारे में क्या सोचता है, ना कि प्रिस्क्रिप्शन के इंग्रेडिएंट्स पर? एक पुरानी कहानी है जो इस पॉइंट को इतने अच्छे से समझाती है कि मैं इसे यहाँ शेयर कर रहा हूँ। कहा जाता है कि मिडिल एजेस में एक मोनेस्ट्री में रखे गए एक संत के बोन्स मिरेकल्स ऑफ हीलिंग कर रहे थे। कुछ खास दिनों में बीमार लोगों की भीड़ उन रेलिक्स को छूने आती थी और जो भी उन्हें छूता वो ठीक हो जाता था। एक बार ऐसे मौके की रात को किसी बदमाश ने उस केस तक पहुंचकर उन चमत्कारी बोन्स को चुरा लिया। और सुबह को जब बीमार लोगों की भीड़ गेट्स पर इंतजार कर रही थी, फादर्स को पता चला कि उनके मिरेकल पावर का सोर्स गायब है। उन्होंने ये बात सीक्रेट रखने का फैसला किया, उम्मीद में कि चोर को ढूंढकर अपने खजाने को वापस पा लेंगे। और जल्दी से कॉन्वेंट के बेसमेंट में जाकर उन्होंने एक मर्डर के बोन्स खोदे जो कई साल पहले वहां दफनाया गया था। इन बोन्स को उन्होंने उस केस में रख दिया, ये सोचकर कि उस दिन संत के मिरेकल्स ना होने का कोई बहाना बना लेंगे। और फिर उन्होंने बीमार और कमजोर लोगों की भीड़ को अंदर आने दिया। जिन्हें यह सीक्रेट पता था, उनके लिए हैरानी की बात यह थी कि मर्डर के बोन्स उतने ही इफेक्टिव साबित हुए जितने संत के थे, और हीलिंग पहले की तरह ही होती रही। एक फादर ने इस घटना का इतिहास लिखा जिसमें उसने कबूल किया कि उसके जजमेंट में हीलिंग पावर हमेशा लोगों के अंदर ही थी, ना कि बोन्स में। चाहे ये कहानी सच्ची हो या नहीं,
इसका नतीजा हर सिस्टम से होने वाले क्योर पर लागू होता है। हीलिंग की पावर पेशेंट के अंदर ही होती है, और ये एक्टिव होगी या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कौन सा फिजिकल या मेंटल मेथड यूज किया गया, बल्कि इस बात पर कि पेशेंट उस मेथड के बारे में क्या सोचता है। जैसा यीशु ने सिखाया, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है, एक बड़ा स्पिरिचुअल हीलिंग पावर है, और इंसान में हेल्थ का एक प्रिंसिपल है जो इस हीलिंग पावर से जुड़ा है। ये प्रिंसिपल डोरमेंट या एक्टिव रहता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इंसान कैसे सोचता है। वो इसे हमेशा एक खास तरीके से सोचकर एक्टिव कर सकता है। आपका हेल्थी होना किसी सिस्टम को अपनाने या कोई रेमेडी ढूंढने पर डिपेंड नहीं करता। आपके जैसी बीमारियों वाले लोग हर सिस्टम और हर रेमेडी से ठीक हुए हैं। ये क्लाइमेट पर भी डिपेंड नहीं करता। कुछ लोग हर क्लाइमेट में हेल्दी हैं और कुछ बीमार। ये प्रोफेशन पर भी डिपेंड नहीं करता, सिवाय उन केसेस के जहां लोग पॉइजन्स कंडीशंस में काम करते हैं। लोग हर ट्रेड और प्रोफेशन में हेल्थी हैं। आपका हेल्थी होना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप एक खास तरीके से सोचना और एक्ट करना शुरू करें। इंसान चीज़ों के बारे में जैसा सोचता है, वो इस बात से तय होता है कि वो उनके बारे में क्या बिलीव करता है। उसके थॉट्स उसके फेथ से तय होते हैं, और रिजल्ट्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि वो अपने फेथ को पर्सनली कैसे लागू करता है। अगर किसी को मेडिसिन की इफेक्टिवनेस पर फेथ है और वो उस फेथ को अपने ऊपर लागू कर पाता है, तो वो मेडिसिन उसे ज़रूर क्योर करेगी। लेकिन अगर उसका फेथ कितना भी बड़ा हो, वो तब तक क्योर नहीं होगा जब तक वो इसे अपने ऊपर लागू ना करे। कई बीमार लोगों को दूसरों के लिए फेथ होता है, लेकिन अपने लिए नहीं। वैसे ही अगर उसे डाइट सिस्टम पर फेथ है और वो उस फेथ को पर्सनली लागू कर पाता है, तो वो उसे क्योर करेगा। और अगर उसे प्रेयर या अफर्मेशंस पर फेथ है और वो अपने फेथ को पर्सनली लागू करता है, तो प्रेयर और अफर्मेशंस उसे क्योर करेंगे। फेथ जब पर्सनली लागू किया जाता है, क्योर करता है। और चाहे फेथ कितना भी बड़ा हो या थॉट कितना भी परसिस्टेंट हो, बिना पर्सनल एप्लीकेशन के ये क्योर नहीं करेगा। तो दैट साइंस ऑफ बीइंग वेल में थॉट और एक्शन के दो फील्ड्स शामिल हैं। हेल्थी होने के लिए सिर्फ एक खास तरीके से सोचना काफ़ी नहीं है। इंसान को अपने थॉट्स को अपने ऊपर लागू करना होगा, और उसे अपनी बाहरी लाइफ में वैसे ही एक्ट करके और एक्सप्रेस करके दिखाना होगा जैसे वो सोचता है। विश्वास की नींव। इससे पहले कि इंसान उस खास तरीके से सोच सके जिससे उसकी बीमारियां ठीक हो सके, उसे कुछ सच्चाइयों पर यकीन करना होगा जो यहाँ बताई गई हैं। सारी चीज़ें एक लिविंग सब्सटेंस से बनी हैं, जो अपने शुरुआती रूप में विश्व के हर कोने में फैली हुई है, हर चीज़ में समाई हुई है, और विश्व के खाली स्थानों को भरती है। हालांकि सारी दिखने वाली चीज़ें इससे बनी हैं, फिर भी ये सब्सटेंस अपने पहले बिना आकार के रूप में इसके द्वारा बनाए गए सारे दिखने वाले आकारों में और उनके बीच मौजूद है। इसकी लाइफ हर चीज़ में है, और इसकी बुद्धि हर चीज़ में है। ये सब्सटेंस थॉट से रचना करता है, और इसका तरीका ये है कि ये उस आकार को ले लेता है जिसके बारे में ये सोचता है। इस सब्सटेंस में एक आकार का थॉट उस आकार को जन्म देता है, एक गति का थॉट उस गति को शुरू करता है। आकार इस सब्सटेंस के कुछ खास रुख या स्थिति में हिलने से बनते हैं। जब ओरिजिनल सब्सटेंस किसी खास आकार को रचने की इच्छा रखती है, तो वो उन गतियों के बारे में सोचती है जो उस आकार को बनाएंगी। जब ये एक विश्व रचने की इच्छा रखती है, तो वो उन गतियों के बारे में सोचती है जो शायद युगों तक चलें, जिनसे वो विश्व के रुख और आकार में आ जाए। और ये गतियां हो जाती हैं। जब ये एक बलूत का पेड़ रचने की इच्छा रखती है, तो वो उन गति के क्रम के बारे में सोचती है जो शायद युगों तक चलें, जिनसे बलूत के पेड़ का आकार बने। और ये गतियां हो जाती हैं। अलग अलग आकारों को बनाने वाली खास गति के क्रम शुरू में ही तय किए गए थे। ये कभी नहीं बदलते। बिना आकार के सब्सटेंस में शुरू की गई कुछ खास गतियां हमेशा कुछ खास आकार बनाएंगी। इंसान का शरीर
ओरिजिनल सब्सटेंस से बना है और कुछ खास गतियों का नतीजा है जो पहले ओरिजिनल सब्सटेंस के थॉट्स के रूप में थीं। जो गतियां इंसान के शरीर को बनाती, नवीनीकरण करती और ठीक करती है, उन्हें फंक्शंस कहा जाता है। और ये फंक्शंस दो तरह के होते हैं, स्वैच्छिक और अनैच्छिक। अनैच्छिक फंक्शंस इंसान में हेल्थ के सिद्धांत के नियंत्रण में होते हैं और जब तक इंसान एक खास तरीके से सोचता है, ये पूरी तरह स्वस्थ तरीके से होते हैं। लाइफ के स्वैच्छिक फंक्शंस हैं खाना, पीना, सांस लेना और सोना। ये पूरी तरह या आंशिक रूप से इंसान के सचेत मन के निर्देश में होते हैं और अगर वो चाहे तो इन्हें पूरी तरह स्वस्थ तरीके से कर सकता है। अगर वो इन्हें स्वस्थ तरीके से नहीं करता तो वो ज़्यादा देर तक हेल्थी नहीं रह सकता। तो हम देखते हैं कि अगर इंसान एक खास तरीके से सोचे और उसी तरह खाए, पिए, सांस ले और सोए, तो वो हेल्थी रहेगा। इंसान की लाइफ के अनैच्छिक फंक्शंस हेल्थ के सिद्धांत के सीधे नियंत्रण में होते हैं और जब तक इंसान पूरी तरह स्वस्थ तरीके से सोचता है, ये फंक्शंस पूरी तरह ठीक होते हैं क्योंकि हेल्थ के सिद्धांत की क्रिया को इंसान का सचेत थॉट बहुत हद तक निर्देशित करता है, जो उसके अवचेतन मन को प्रभावित करता है। इंसान एक सोचने वाला केंद्र है जो अपनी सोच पैदा कर सकता है और क्योंकि उसे सब कुछ नहीं पता, वो गलतियां करता है और गलत सोचता है। सब कुछ ना जानने की वजह से वो ऐसी चीज़ों को सच मान लेता है जो सच नहीं है। इंसान अपनी सोच में बीमारी और असामान्य फंक्शंस और अवस्थाओं का विचार रखता है और इस तरह हेल्थ के सिद्धांत की क्रिया को बिगाड़ता है, जिससे उसके अपने शरीर में बीमारी और असामान्य फंक्शंस और अवस्थाएं बनती हैं। ओरिजिनल सब्सटेंस में सिर्फ पूर्ण गति, पूर्ण और स्वस्थ फंक्शन और पूरी लाइफ के थॉट्स होते हैं। ईश्वर कभी बीमारी या अपूर्णता के बारे में नहीं सोचता, लेकिन अनगिनत युगों से इंसान बीमारी, असामान्यता, बुढ़ापा और मृत्यु की सोच रखते आए हैं और इन थॉट्स से होने वाला बिगड़ा हुआ फंक्शन मानव जाति की विरासत का हिस्सा बन गया है। हमारे पूर्वजों ने कई पीढ़ियों से मानव आकार और फंक्शंस के बारे में अपूर्ण विचार रखे हैं और हम लाइफ की शुरुआत अपूर्णता और बीमारी के जातीय अवचेतन प्रभावों के साथ करते हैं। ये स्वाभाविक नहीं है, ना ही प्रकृति के योजना का हिस्सा। प्रकृति का उद्देश्य सिर्फ लाइफ की पूर्णता हो सकता है। ये हम लाइफ की प्रकृति से देख सकते हैं। लाइफ की प्रकृति है कि ये लगातार ज्यादा पूर्ण जीने की ओर बढ़े। उन्नति जीने के कार्य का अनिवार्य परिणाम है। वृद्धि हमेशा सक्रिय लाइफ का परिणाम होती है। जो भी जीता है उसे और ज्यादा जीना होता है। गोदाम में पड़ा बीज लाइफ रखता है, लेकिन वो जीवित नहीं है। इसे मिट्टी में डालें और ये सक्रिय हो जाता है और तुरंत आसपास के पदार्थ से सामग्री इकट्ठा करके एक पौधे का आकार बनाना शुरू करता है। ये इतना बढ़ेगा कि एक बीज का ढेर बनेगा, जिसमें 30, 60 या 100 बीज होंगे, जिनमें से हर एक में उतनी ही लाइफ होगी जितनी पहले बीज में थी। लाइफ जीने से बढ़ती है। लाइफ बिना बढ़े जी नहीं सकती और लाइफ का मूलभूत आवेग है जीना। इसी मूलभूत आवेग के जवाब में ओरिजिनल सब्सटेंस काम करती है और रचना करती है। ईश्वर को जीना होता है और वो तब तक जी नहीं सकता जब तक वो रचना और वृद्धि ना करे। आकारों को बढ़ाने में वो ज्यादा जीने की ओर बढ़ रहा है। विश्व एक महान उन्नत लाइफ है और प्रकृति का उद्देश्य है लाइफ का उन्नति पूर्णता की ओर, पूर्ण फंक्शन की ओर। प्रकृति का उद्देश्य है परफेक्ट हेल्थ। प्रकृति का उद्देश्य, जहां तक इंसान का सवाल है, ये है कि वो लगातार ज्यादा लाइफ की ओर बढ़े और पूर्ण लाइफ की ओर प्रगति करे और वो अपनी वर्तमान कार्यक्षेत्र में सबसे पूर्ण लाइफ जिए। ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि जो इंसान में जीता है वो ज्यादा लाइफ की तलाश में है। एक छोटे बच्चे को पेंसिल और कागज दो और वो साधारण चित्र बनाना शुरू कर देगा। जो उसमें जीता है वो कला में व्यक्त होने की कोशिश कर रहा है। उसे ब्लॉक का सेट दो और वो कुछ बनाने की कोशिश करेगा। जो उसमें जीता है
वो वास्तुकला में व्यक्त होने की कोशिश कर रहा है। उसे पियानो पर बिठाओ और वो चाबियों से संगीत निकालने की कोशिश करेगा। जो उसमें जीता है, वो संगीत में व्यक्त होने की कोशिश कर रहा है। जो इंसान में जीता है, वो हमेशा ज़्यादा जीने की कोशिश करता है। और क्योंकि इंसान तब सबसे ज़्यादा जीता है, जब वो हेल्दी होता है। प्रकृति में उसका सिद्धांत सिर्फ हेल्थ की तलाश करता है। इंसान की स्वाभाविक अवस्था परफेक्ट हेल्थ की अवस्था है। और उसमें और प्रकृति में हर चीज़ हेल्थ की ओर बढ़ती है। बीमारी का ओरिजिनल सब्सटेंस के थॉट में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये अपनी प्रकृति से लगातार सबसे पूर्ण और सबसे परफेक्ट लाइफ की ओर प्रेरित है। इसलिए हेल्थ की ओर, बिना आकार के सब्सटेंस के थॉट में इंसान परफेक्ट हेल्थ में होता है। बीमारी जो असामान्य या बिगड़ा हुआ फंक्शन है, गति जो अपूर्ण रूप से की गई हो या अपूर्ण लाइफ की दिशा में की गई हो, का सोचने वाले पदार्थ के थॉट में कोई स्थान नहीं है। सुप्रीम माइंड कभी बीमारी के बारे में नहीं सोचता। बीमारी को ईश्वर ने बनाया या स्थापित नहीं किया, ना ही उसने इसे भेजा। ये पूरी तरह अलग चेतना का परिणाम है, इंसान की अपनी सोच का। ईश्वर, जो बिना आकार का सब्सटेंस है, बीमारी को नहीं देखता, बीमारी के बारे में नहीं सोचता, बीमारी को नहीं जानता, ना ही बीमारी को मान्यता देता है। बीमारी को सिर्फ इंसान का थॉट मान्यता देता है। ईश्वर सिर्फ हेल्थ सोचता है। इन सब से हम देखते हैं कि हेल्थ एक सत्य या सच है उस ओरिजिनल सब्सटेंस में जिससे हम सब बने हैं, और बीमारी अपूर्ण फंक्शन है जो अतीत और वर्तमान के इंसानों की अपूर्ण सोच से आता है। अगर इंसान ने अपने बारे में हमेशा परफेक्ट हेल्थ की सोच रखी होती, तो वो अब परफेक्टली हेल्थी के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता था। परफेक्ट हेल्थ में इंसान ओरिजिनल सब्सटेंस का थॉट है, और इम्परफेक्ट हेल्थ में इंसान उसकी अपनी नाकामी का नतीजा है, जो परफेक्ट हेल्थ नहीं सोचता और लाइफ के स्वैच्छिक फंक्शंस को स्वस्थ तरीके से परफॉर्म नहीं करता। हम यहाँ द साइंस ऑफ बीइंग वेल की बुनियादी सच्चाइयों को एक सूची में व्यवस्थित करेंगे। एक थिंकिंग सब्सटेंस है जिससे सारी चीज़ें बनी हैं, और जो अपने ओरिजिनल स्टेट में विश्व के खाली स्थानों को फैलती, समाती और भरती है। ये सारी लाइफ है। इस सब्सटेंस में एक आकार का थॉट उस आकार को क्रिएट करता है। एक गति का थॉट उस गति को प्रोड्यूस करता है। इंसान के संबंध में इस सब्सटेंस के थॉट्स हमेशा परफेक्ट फंक्शन और परफेक्ट हेल्थ के होते हैं। इंसान एक सोचने वाला केंद्र है जो अपनी सोच क्रिएट कर सकता है, और उसका थॉट उसके अपने फंक्शन पर शक्ति रखता है। अपूर्ण थॉट सोचकर उसने अपूर्ण और बिगड़ा हुआ फंक्शन पैदा किया है, और लाइफ के स्वैच्छिक फंक्शंस को बिगड़े हुए तरीके से परफॉर्म करके उसने बीमारी पैदा करने में मदद की है। अगर इंसान सिर्फ परफेक्ट हेल्थ के थॉट सोचे, तो वो अपने अंदर परफेक्ट हेल्थ का फंक्शन पैदा कर सकता है। लाइफ की सारी शक्ति उसे मदद करने के लिए लगेगी। लेकिन ये स्वस्थ फंक्शन तब तक जारी नहीं रहेगा जब तक इंसान लाइफ के बाहरी या स्वैच्छिक फंक्शंस को स्वस्थ तरीके से परफॉर्म ना करे। इंसान का पहला कदम ये सीखना होगा कि परफेक्ट हेल्थ कैसे सोचना है, और दूसरा कदम ये सीखना कि स्वस्थ तरीके से खाना, पीना, सांस लेना और सोना कैसे है। अगर इंसान ये दो कदम उठाता है, तो वो जरूर हेल्दी हो जाएगा और वैसे ही रहेगा। जीवन और जीव, इंसान का शरीर एक ऐसी शक्ति का निवास स्थान है जो इसे थकने पर नवीनीकरण करती है, जो व्यर्थ या जहरीले पदार्थ को बाहर निकालती है, और जो शरीर को टूटने या चोट लगने पर ठीक करती है। इस शक्ति को हम लाइफ कहते हैं। लाइफ शरीर में पैदा या उत्पन्न नहीं होती, ये शरीर को उत्पन्न करती है। गोदाम में वर्षों तक रखा गया बीज मिट्टी में बोने पर उगता है। ये एक पौधा बनाता है। लेकिन पौधे में लाइफ उसके उगने से पैदा नहीं होती। ये लाइफ ही है जो पौधे को उगाती है। काम करने से लाइफ पैदा नहीं होती। ये लाइफ ही है जो काम को करवाती है।
लाइफ पहले है, काम बाद में। जीवन वह सिद्धांत या शक्ति है जो जैविक और अजैविक पदार्थ को अलग करती है, लेकिन ये पदार्थ के संगठन के बाद पैदा नहीं होती। जीवन वह सिद्धांत या शक्ति है जो संगठन का कारण बनती है। ये जीवों को बनाती है। ये एक सिद्धांत या शक्ति है जो ओरिजिनल सब्सटेंस में निहित है। सारी लाइफ एक है। ये सारी चीज़ों का लाइफ प्रिंसिपल इंसान में हेल्थ का सिद्धांत है। और जब भी इंसान एक खास तरीके से सोचता है, ये रचनात्मक रूप से सक्रिय हो जाता है। जो भी इस सर्टेन वे में सोचता है, अगर उसका बाहरी कार्य उसकी सोच के अनुरूप है, तो उसे निश्चित रूप से परफेक्ट हेल्थ मिलेगा। लेकिन बाहरी कार्य को उसकी सोच के अनुरूप होना चाहिए। इंसान हेल्थ की सोचकर स्वस्थ होने की उम्मीद नहीं कर सकता। अगर वो बीमार इंसान की तरह खाता, पीता, सांस लेता और सोता है। विश्व का लाइफ प्रिंसिपल ही इंसान में हेल्थ का सिद्धांत है। ये ओरिजिनल सब्सटेंस के साथ एक है। एक ओरिजिनल सब्सटेंस है जिससे सारी चीजें बनी हैं। ये सब्सटेंस जिंदा है और इसकी लाइफ विश्व की लाइफ का सिद्धांत है। इस सब्सटेंस ने अपनी सोच से जैविक लाइफ के सारे आकार बनाए हैं, या उन गतियों और फंक्शंस को सोचकर जो उन्हें बनाते हैं। ओरिजिनल सब्सटेंस सिर्फ हेल्थ सोचता है क्योंकि ये सारी सच्चाई जानता है। बिना आकार के सब्सटेंस जो सब कुछ है और हर चीज में कोई सच्चाई ऐसी नहीं है जो ना जानी जाए। ये न सिर्फ सारी सच्चाई जानता है, बल्कि इसमें सारी शक्ति भी है। इसकी जीवन शक्ति सारी ऊर्जा का स्रोत है। एक सचेत लाइफ जो सारी सच्चाई जानती है और जिसमें सारी शक्ति है, गलत नहीं हो सकती या फंक्शन को अपूर्ण रूप से नहीं कर सकती। सब कुछ जानने के कारण ये इतना जानता है कि गलत नहीं हो सकता, और इसलिए बिना आकार का सब्सटेंस बीमार नहीं हो सकता या बीमारी नहीं सोच सकता। इंसान इस ओरिजिनल सब्सटेंस का एक आकार है और उसकी अपनी अलग चेतना है, लेकिन उसकी चेतना सीमित है और इसलिए अपूर्ण। अपनी सीमित जानकारी की वजह से इंसान गलत सोच सकता है और करता है, और इस तरह अपने शरीर में बिगड़े हुए और अपूर्ण फंक्शंस पैदा करता है। इंसान इतना नहीं जानता कि गलत ना हो। बिगड़ा हुआ या अपूर्ण फंक्शन तुरंत अपूर्ण थॉट से नहीं आता, लेकिन अगर थॉट आदत बन जाए तो ये जरूर आएगा। इंसान द्वारा लगातार रखा गया कोई भी थॉट उसके शरीर में उसी तरह की अवस्था स्थापित करने की ओर ले जाता है। साथ ही इंसान ने अपनी लाइफ के स्वैच्छिक फंक्शंस को स्वस्थ तरीके से करने का तरीका नहीं सीखा। उसे नहीं पता कि कब, क्या और कैसे खाना है। उसे सांस लेने के बारे में कम पता है और सोने के बारे में और भी कम। वो ये सब गलत तरीके से और गलत परिस्थितियों में करता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसने लाइफ की जानकारी का एकमात्र पक्का मार्गदर्शक अनदेखा किया है। उसने इंस्टिंक्ट की बजाय लॉजिक से जीने की कोशिश की है। उसने जीने को कला बना दिया, प्रकृति नहीं। और वो गलत हो गया। उसका एकमात्र उपाय है सही रास्ते पर चलना शुरू करना, और ये वो निश्चित रूप से कर सकता है। इस किताब का काम है पूरी सच्चाई सिखाना, ताकि इसे पढ़ने वाला इंसान इतना जान ले कि गलत ना हो। बीमारी की सोच बीमारी के आकार पैदा करती है। इंसान को हेल्थ सोचना सीखना होगा, और ओरिजिनल सब्सटेंस होने के नाते जो अपनी सोच का आकार लेता है, वो हेल्थ का आकार बनेगा और अपने सारे फंक्शंस में परफेक्ट हेल्थ दिखाएगा। जो लोग संत की हड्डियों को छूकर ठीक हुए, वो वास्तव में एक सर्टेन वे में सोचकर ठीक हुए, ना कि हड्डियों से निकलने वाली किसी शक्ति से। मरे हुए लोगों की हड्डियों में, चाहे वो संत की हों या पापी की, कोई ठीक करने की शक्ति नहीं है। जो लोग एलोपैथ या होम्योपैथ की दवाओं की खुराक से ठीक हुए, वो भी एक सर्टेन वे में सोचकर ठीक हुए। कोई दवा ऐसी नहीं है जिसमें बीमारी ठीक करने की शक्ति हो। जो लोग प्रार्थनाओं और एफर्मेशन से ठीक हुए, वो भी एक निश्चित तरीके से सोचकर ठीक हुए। शब्दों की कड़ियों में कोई ठीक करने की शक्ति नहीं है। जो भी बीमार लोग ठीक हुए,
चाहे किसी भी सिस्टम से, उन्होंने एक सर्टेन वे में सोचा। और थोड़ा देखने से हमें पता चलेगा कि ये तरीका क्या है। इस तरीके के दो ज़रूरी हिस्से हैं, विश्वास और विश्वास का व्यक्तिगत उपयोग। जो लोग संत की हड्डियों को छुए, उनके पास विश्वास था, और उनका विश्वास इतना गहरा था कि जिस पल उन्होंने हड्डियों को छुआ, उन्होंने बीमारी के साथ सारे मानसिक संबंध तोड़ दिए और मेंटली अपने आप को हेल्थ के साथ जोड़ लिया। इस मन के बदलाव के साथ एक गहरी भक्ति की भावना थी, जो उनकी आत्मा की गहराइयों तक गई, और इस तरह हेल्थ का सिद्धांत शक्तिशाली क्रिया में जाग गया। विश्वास से उन्होंने दावा किया कि वो ठीक हो गए, या हेल्थ को अपने लिए अपनाया, और पूरे विश्वास में उन्होंने अपने आप को बीमारी के साथ सोचना बंद कर दिया और सिर्फ हेल्थ के साथ सोचा। ये दो ज़रूरी चीज़ें हैं उस सर्टेन वे में सोचने की, जो आपको स्वस्थ बनाएगी। पहला, विश्वास से हेल्थ का दावा करें या अपनाएं, और दूसरा, बीमारी के साथ सारे मानसिक संबंध तोड़ दें और हेल्थ के साथ मानसिक संबंध बनाएं। हम मेंटली जो बनते हैं, फिजिकली वही हो जाते हैं, और जिसके साथ हम मेंटली जुड़ते हैं, फिजिकली उसके साथ एक हो जाते हैं। अगर आपकी सोच हमेशा आपको बीमारी से जोड़ती है, तो आपकी सोच आपके अंदर बीमारी पैदा करने की एक निश्चित शक्ति बन जाती है। और अगर आपकी सोच हमेशा आपको हेल्थ से जोड़ती है, तो आपकी सोच आपको स्वस्थ रखने की एक निश्चित शक्ति बन जाती है। दवाओं से ठीक होने वाले लोगों के मामले में नतीजा उसी तरह मिलता है। उनके पास कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इस्तेमाल किए गए साधनों में इतना विश्वास होता है कि वो बीमारी के साथ मानसिक संबंध तोड़ देते हैं और हेल्थ के साथ मानसिक संबंध बना लेते हैं। विश्वास अनकॉन्शियस हो सकता है। हमारे लिए ऐसी चीज़ों में सबकॉन्शियस या जन्मजात विश्वास होना संभव है, जैसे दवाएं, जिन पर हम ऑब्जेक्टिवली ज़्यादा विश्वास नहीं करते। और ये सबकॉन्शियस विश्वास स्वास्थ्य के सिद्धांत को रचनात्मक क्रिया में जागृत करने के लिए काफ़ी हो सकता है। कई लोग जिनके पास कॉन्शियस विश्वास कम होता है, इस तरह ठीक हो जाते हैं, जबकि कई अन्य, जिनके पास साधनों में बहुत विश्वास होता है, ठीक नहीं होते, क्योंकि वो अपने लिए व्यक्तिगत रूप से इसका उपयोग नहीं करते। उनका विश्वास सामान्य होता है, लेकिन उनके अपने मामले के लिए विशिष्ट नहीं। द साइंस ऑफ बीइंग वेल में हमें दो मुख्य बिंदुओं पर विचार करना है। पहला, विश्वास के साथ कैसे सोचना है, और दूसरा, इस थॉट को अपने ऊपर कैसे लागू करना है ताकि हेल्थ का सिद्धांत रचनात्मक क्रिया में जागे। हम शुरू करते हैं ये सीखकर कि क्या सोचना है। क्या सोचना है? बीमारी के साथ सारे मानसिक संबंध तोड़ने के लिए आपको हेल्थ के साथ मानसिक संबंध बनाने होंगे। प्रक्रिया को सकारात्मक बनाना होगा, नकारात्मक नहीं। ये अपनाने की प्रक्रिया है, ना कि अस्वीकार करने की। आपको हेल्थ को अपनाना या स्वीकार करना है, ना कि बीमारी को नकारना और इनकार करना। बीमारी को नकारने से लगभग कुछ नहीं होता। शैतान को बाहर निकालकर घर को खाली छोड़ने से थोड़ा फायदा होता है, क्योंकि वो जल्द ही अपने से भी बुरे साथियों के साथ वापस आएगा। जब आप हेल्थ के साथ पूर्ण और निरंतर मानसिक संबंध बनाते हैं, तो आपको स्वाभाविक रूप से बीमारी के साथ सारे संबंध तोड़ने पड़ेंगे। द साइंस ऑफ बीइंग वेल का पहला कदम फिर हेल्थ के साथ पूर्ण थॉट संबंध बनाना है। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को स्वस्थ होने की एक मानसिक छवि या तस्वीर बनाना। एक पूरी तरह मजबूत और हेल्थी शरीर की कल्पना करना, और इस छवि पर इतना समय विचार करने में बिताना कि ये आपके लिए आदतन थॉट बन जाए। ये उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। इसके लिए काफ़ी समय ध्यान करने की ज़रूरत होती है, और हर किसी के पास इतनी विकसित इमेजिंग फैकल्टी नहीं होती कि वो अपने आप को एक पूर्ण या आदर्श शरीर में स्पष्ट मानसिक तस्वीर बना सके। जैसा कि दी साइंस ऑफ गेटिंग रिचो में है, उन चीज़ों की मानसिक छवि बनाना ज़्यादा आसान है जो आप चाहते हैं, क्योंकि हमने इन चीज़ों को
या उनके समकक्ष को देखा है और जानते हैं कि वो कैसी दिखती हैं, हम उन्हें याद से आसानी से चित्रित कर सकते हैं। लेकिन हमने अपने आप को कभी एक पूर्ण शरीर में नहीं देखा और एक स्पष्ट मानसिक छवि बनाना मुश्किल है। हालांकि अपने आप को जैसा आप होना चाहते हैं, उसकी स्पष्ट मानसिक छवि होना ज़रूरी या अनिवार्य नहीं है। केवल परफेक्ट हेल्थ की एक संकल्पना बनाना और उससे खुद को जोड़ना ज़रूरी है। ये हेल्थ की संकल्पना किसी खास चीज़ की मानसिक तस्वीर नहीं है। ये हेल्थ की समझ है और इसमें हर हिस्से और अंग में पूर्ण फंक्शन का विचार शामिल है। आप कोशिश कर सकते हैं कि अपने आप को पूर्ण शारीरिक रूप में चित्रित करें। ये मदद करता है और आपको अपने आप को हमेशा एक पूरी तरह मजबूत और हेल्थी व्यक्ति की तरह हर काम करते हुए सोचना होगा। आप अपने आप को सीधे शरीर और जोशीले कदमों के साथ सड़क पर चलते हुए चित्रित कर सकते हैं। आप अपने दिन के काम को आसानी से और अतिरिक्त जोश के साथ करते हुए चित्रित कर सकते हैं। कभी थके या कमज़ोर नहीं। आप अपने मन में चित्रित कर सकते हैं कि एक पूरी तरह हेल्थी और शक्तिशाली व्यक्ति सारे काम कैसे करेगा और आप अपने आप को उस तस्वीर का केंद्र बना सकते हैं, ठीक वैसे ही काम करते हुए। कभी भी कमज़ोर या बीमार लोगों के काम करने के तरीकों के बारे में नहीं सोचें। हमेशा मजबूत लोगों के काम करने के तरीके के बारे में सोचें। अपने खाली समय को मजबूत तरीके के बारे में सोचने में बिताएं, जब तक कि आपको इसकी अच्छी संकल्पना ना मिल जाए। और हमेशा अपने आप को मजबूत तरीके से काम करने के संबंध में सोचें। यही मेरा मतलब है हेल्थ की संकल्पना से। हर हिस्से में पूर्ण फंक्शन स्थापित करने के लिए इंसान को शरीर रचना या फिजियोलॉजी का अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि वो प्रत्येक अंग की मानसिक छवि बना सके और उससे संवाद कर सके। उसे अपने जिगर, गुर्दे, पेट या दिल का उपचार करने की ज़रूरत नहीं है। इंसान में एक हेल्थ का सिद्धांत है जो उसकी लाइफ के सारे अनैच्छिक फंक्शंस को नियंत्रित करता है। और परफेक्ट हेल्थ का थॉट इस सिद्धांत पर प्रभाव डालकर हर हिस्से और अंग तक पहुंचता है। इंसान का जिगर किसी जिगर सिद्धांत से नियंत्रित नहीं होता, उसका पेट किसी पाचन सिद्धांत से नहीं। और इसी तरह हेल्थ का सिद्धांत एक है। फिजियोलॉजी का जितना कम विस्तृत अध्ययन करें, आपके लिए उतना बेहतर है। इस साइंस की हमारी जानकारी बहुत अपूर्ण है और ये अपूर्ण थॉट की ओर ले जाती है। अपूर्ण थॉट अपूर्ण फंक्शन का कारण बनता है, जो बीमारी है। मैं उदाहरण देता हूँ। हाल तक फिजियोलॉजी ने 10 दिनों को इंसान की भोजन के बिना सहन शक्ति की चरम सीमा माना था। ये माना जाता था कि केवल असाधारण मामलों में ही वो इससे ज़्यादा समय तक जीवित रह सकता है। इसीलिए ये धारणा हर जगह फैल गई कि भोजन से वंचित व्यक्ति 5 से 10 दिनों में मर जाएगा। और जहाज के मलबे, दुर्घटना या अकाल से भोजन से वंचित कई लोग इस अवधि में मर गए। लेकिन डॉक्टर टैनर, जो 40 दिन के उपवास करने वाले, और डॉबिन्टन ड्यूई और अन्य के उपवास उपचार पर लेखन, साथ ही अनगिनत लोगों के 40 से 60 दिन तक उपवास के प्रयोगों ने दिखाया कि इंसान की भोजन के बिना जीने की क्षमता जितना सोचा गया था, उससे कहीं ज्यादा है। कोई भी व्यक्ति अगर ठीक से शिक्षित हो तो 20 से 40 दिन तक उपवास कर सकता है, वजन में बहुत कम नुकसान के साथ और अक्सर बिना किसी ताकत के नुकसान के। जो लोग 10 दिन या उससे कम में भूखमरी से मर गए, वो इसलिए मरे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मृत्यु अनिवार्य थी। एक गलत फिजियोलॉजी ने उन्हें अपने बारे में गलत थॉट दिया था। जब इंसान भोजन से वंचित होता है, तो वो 10 से 50 दिनों में मर सकता है, जैसा उसे सिखाया गया है। या दूसरे शब्दों में, जैसा वो इसके बारे में सोचता है। तो आप देखते हैं कि एक गलत फिजियोलॉजी बहुत नुकसानदायक परिणाम दे सकती है। द साइंस ऑफ बीइंग वेल किसी मौजूदा फिजियोलॉजी पर आधारित नहीं हो सकती। इसकी जानकारी पर्याप्त सटीक नहीं है। इसके सारे दावों के बावजूद शरीर के आंतरिक कार्यों और प्रक्रियाओं के बारे में तुलनात्मक रूप से बहुत कम जाना जाता है। ये नहीं जाना जाता कि भोजन कैसे पचता है। ये नहीं जाना जाता कि भोजन अगर कोई भूमिका निभाता है, तो शक्ति उत्पन्न करने में क्या भूमिका निभाता है।
ये नहीं जाना जाता कि जिगर, तिल्ली और अग्न्याशय किस लिए हैं, या उनकी श्रावण प्रक्रिया आत्मसात करने की रसायन विज्ञान में क्या भूमिका निभाती है। इन सब और ज़्यादातर अन्य बिंदुओं पर हम सिद्धांत बनाते हैं, लेकिन हम वास्तव में नहीं जानते। जब इंसान फिजियोलॉजी का अध्ययन शुरू करता है, वो सिद्धांतों और विवादों के क्षेत्र में प्रवेश करता है। वो परस्पर विरोधी मतों के बीच आता है और उसे अपने बारे में गलत विचार बनाने ही पड़ते हैं। ये गलत विचार गलत थॉट्स को सोचने की ओर ले जाते हैं और ये बिगड़े हुए फंक्शन और बीमारी का कारण बनता है। फिजियोलॉजी की सबसे पूर्ण जानकारी भी इंसान के लिए यही कर सकती थी कि वो केवल परफेक्ट हेल्थ के थॉट सोचे और स्वस्थ तरीके से खाए, पिए, सांस ले और सोए। और जैसा हम दिखाएंगे, वो फिजियोलॉजी का अध्ययन किए बिना भी ये कर सकता है। ये अधिकांशतः सारी हाइजीन के लिए सच है। कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जो हमें जानना चाहिए और इन्हें बाद के अध्यायों में समझाया जाएगा। लेकिन इन सिद्धांतों के अलावा फिजियोलॉजी और हाइजीन को अनदेखा करें। ये आपके मन को अपूर्ण अवस्थाओं के थॉट्स से भरते हैं और ये थॉट्स आपके अपने शरीर में अपूर्ण अवस्थाएं पैदा करेंगे। आप किसी ऐसे साइंस का अध्ययन नहीं कर सकते जो बीमारी को मान्यता देता हो। अगर आपको सिर्फ हेल्थ के बारे में सोचना है, अपनी वर्तमान अवस्था, इसके कारणों या संभावित परिणामों की सारी जांच छोड़ दें और हेल्थ की एक संकल्पना बनाने के काम में जुट जाए। हेल्थ और हेल्थ की संभावनाओं के बारे में सोचें, उस काम के बारे में जो परफेक्ट हेल्थ की अवस्था में किया जा सकता है और उन सुखों के बारे में जो इसमें अनुभव किए जा सकते हैं। फिर इस संकल्पना को अपने बारे में सोचने का मार्गदर्शक बनाएं। एक पल के लिए भी ऐसा कोई थॉट ना रखें जो इसके साथ सामंजस्य में ना हो। जब भी आपके मन में बीमारी या अपूर्ण फंक्शन का कोई विचार आए, उसे तुरंत हेल्थ की संकल्पना के साथ सामंजस्य रखने वाले थॉट को बुलाकर बाहर निकाल दें। हर समय अपने आप को इस संकल्पना को साकार करते हुए सोचें, एक मजबूत और पूरी तरह हेल्थी व्यक्ति के रूप में। और इसके विपरीत कोई थॉट ना रखें। जानें कि जब आप अपने आप को इस संकल्पना के साथ एकता में सोचते हैं, तो ओरिजिनल सब्सटेंस जो आपके शरीर के ऊतकों में फैली और भरी हुई है, आपके थॉट के अनुसार आकार ले रही है। और जानें कि ये इंटेलिजेंट सब्सटेंस या माइंड स्टफ ऐसे तरीके से फंक्शन करवाएगी कि आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ कोशिकाओं के साथ फिर से बनेगा। इंटेलिजेंट सब्सटेंस जिससे सारी चीज़ें बनी हैं, सारी चीज़ों में फैलती और समाती है और इसलिए ये आपके शरीर में और इसके माध्यम से है। ये अपनी सोच के अनुसार चलती है और अगर आप केवल पूरी तरह स्वस्थ फंक्शन के थॉट्स रखते हैं, तो ये आपके अंदर पूरी तरह स्वस्थ फंक्शन की गतियाँ पैदा करेगी। अपने आप के संबंध में परफेक्ट हेल्थ के थॉट को दृढ़ता से पकड़ें। अपने आप को किसी अन्य तरीके से सोचने की अनुमति ना दें। इस थॉट को पूर्ण विश्वास के साथ पकड़ें कि ये सत्य है, सच है। आपके मेंटल बॉडी के लिए ये सच है। आपके पास एक माइंड बॉडी और एक फिजिकल बॉडी है। माइंड बॉडी वैसा ही आकार लेता है जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं और कोई भी थॉट जो आप लगातार रखते हैं, वो फिजिकल बॉडी को उसकी छवि में बदलकर दृश्यमान हो जाता है। माइंड बॉडी में परफेक्ट फंक्शन का थॉट डालने से समय के साथ फिजिकल बॉडी में परफेक्ट फंक्शन होगा। फिजिकल बॉडी का माइंड बॉडी की आदर्श छवि में बदलाव तुरंत नहीं होता। हम अपने फिजिकल बॉडीज को यीशु की तरह इच्छा से रूपांतरित नहीं कर सकते। आकारों के निर्माण और पुनर्निर्माण में सब्सटेंस अपने द्वारा स्थापित वृद्धि की निश्चित रेखाओं के साथ चलती है और हेल्थ थॉट का प्रभाव इससे कोशिका दर कोशिका स्वस्थ शरीर बनाने का कारण बनता है। केवल परफेक्ट हेल्थ के थॉट्स रखने से अंततः परफेक्ट फंक्शन होगा और परफेक्ट फंक्शन समय के साथ एक पूरी तरह स्वस्थ शरीर बनाएगा। इस अध्याय को एक सूची में संक्षेप करना ठीक होगा। आपका फिजिकल बॉडी एक इंटेलिजेंट सब्सटेंस से भरा और जुड़ा हुआ है
जो माइंड स्टफ का एक शरीर बनाता है। ये माइंड स्टफ आपके फिजिकल बॉडी के फंक्शन को नियंत्रित करता है। बीमारी या अपूर्ण फंक्शन का थॉट माइंड स्टफ पर प्रभाव डालकर फिजिकल बॉडी में बीमारी या अपूर्ण फंक्शन का कारण बनता है। अगर आप बीमार हैं तो इसलिए क्योंकि गलत थॉट्स ने इस माइंड स्टफ पर प्रभाव डाला है। ये आपके अपने थॉट्स हो सकते हैं या आपके माता पिता के। हम लाइफ की शुरुआत कई सही और गलत सबकॉन्शियस इंप्रेशंस के साथ करते हैं, लेकिन सारे मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति हेल्थ की ओर है। और अगर कॉन्शियस माइंड में केवल हेल्थ के थॉट्स रखे जाएं, तो सारे आंतरिक फंक्शंस पूरी तरह स्वस्थ तरीके से होंगे। आपके अंदर प्रकृति की शक्ति सारी हेरिडिटरी इंप्रेशंस को दूर करने के लिए पर्याप्त है। और अगर आप अपने थॉट्स को नियंत्रित करना सीख लेंगे, ताकि आप केवल हेल्थ के थॉट्स सोचें, और अगर आप लाइफ के स्वैच्छिक फंक्शंस को पूरी तरह स्वस्थ तरीके से करेंगे, तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। विश्वास। स्वास्थ्य का सिद्धांत विश्वास से प्रेरित होता है। इसके अलावा कुछ भी इसे क्रिया में नहीं ला सकता। और केवल विश्वास ही आपको अपनी सोच में स्वास्थ्य के साथ जोड़ने और बीमारी के साथ संबंध तोड़ने में सक्षम बनाता है। आप बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे जब तक कि आपके पास हेल्थ में विश्वास ना हो। अगर आपके पास विश्वास नहीं है, तो आप संदेह करेंगे। अगर आप संदेह करते हैं, तो आप डरेंगे। और अगर आप डरते हैं, तो आप अपने मन में उस चीज से जुड़ जाएंगे जिससे आप डरते हैं। अगर आप बीमारी से डरते हैं, तो आप अपने आप को बीमारी के साथ सोचेंगे, और ये आपके अंदर बीमारी के आकार और गतियों को पैदा करेगा। जैसे ओरिजिनल सब्सटेंस अपने थॉट्स के आकारों को अपने से बनाता है, वैसे ही आपका माइंड बॉडी, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, उस आकार और गति को ले लेता है जिसके बारे में आप सोचते हैं। अगर आप बीमारी से डरते हैं, बीमारी से घबराते हैं, अपनी बीमारी से सुरक्षा के बारे में संदेह करते हैं, या अगर आप बीमारी के बारे में सोचते भी हैं, तो आप अपने आप को उसके साथ जोड़ लेंगे और अपने अंदर इसके आकार और गतियां पैदा करेंगे। मैं इस बिंदु को थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। एक थॉट की शक्ति या रचनात्मक ताकत उसे उस विश्वास से मिलती है जो उसमें होता है। जिन थॉट्स में विश्वास नहीं होता, वो कोई आकार नहीं बनाते। बिना आकार का सब्सटेंस जो सारी सच्चाई जानता है और इसलिए केवल सच्चाई सोचता है, अपने हर थॉट में पूर्ण विश्वास रखता है, क्योंकि ये केवल सच्चाई सोचता है और इसलिए इसके सारे थॉट्स रचना करते हैं। लेकिन अगर आप बिना आकार के सब्सटेंस में एक ऐसे थॉट की कल्पना करें जिसमें कोई विश्वास ना हो, तो आप देखेंगे कि ऐसा थॉट उस सब्सटेंस को हिलाने या आकार लेने का कारण नहीं बन सकता। इस तथ्य को ध्यान में रखें कि केवल वे थॉट्स जिनमें विश्वास होता है, उनमें रचनात्मक ऊर्जा होती है। केवल वे थॉट्स जिनके साथ विश्वास होता है, फंक्शन को बदल सकते हैं या हेल्थ के सिद्धांत को क्रिया में जागृत कर सकते हैं। अगर आपके पास हेल्थ में विश्वास नहीं है, तो आप निश्चित रूप से बीमारी में विश्वास रखेंगे। अगर आपके पास हेल्थ में विश्वास नहीं है, तो हेल्थ के बारे में सोचने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके थॉट्स में कोई शक्ति नहीं होगी और ये आपकी अवस्थाओं में बेहतरी के लिए कोई बदलाव नहीं लाएंगे। अगर आपके पास हेल्थ में विश्वास नहीं है, मैं दोहराता हूँ, तो आप बीमारी में विश्वास रखेंगे। और ऐसी परिस्थितियों में अगर आप दिन में 10 घंटे हेल्थ के बारे में सोचते हैं और बीमारी के बारे में केवल कुछ मिनट, तो बीमारी का थॉट आपकी अवस्था को नियंत्रित करेगा, क्योंकि उसमें विश्वास की शक्ति होगी, जबकि हेल्थ का थॉट नहीं होगा। आपका माइंड बॉडी बीमारी के आकार और गतियों को ले लेगा और उन्हें बनाए रखेगा, क्योंकि आपके हेल्थ थॉट में आकार या गति बदलने की पर्याप्त गतिशील शक्ति नहीं होगी। द साइंस ऑफ बीइंग वेल का अभ्यास करने के लिए आपको हेल्थ में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। विश्वास विश्वास करने से शुरू होता है। और अब हम इस सवाल पर आते हैं,
हेल्थ में विश्वास करने के लिए आपको किन चीज़ों पर विश्वास करना होगा? आपको विश्वास करना होगा कि आपके और आपके पर्यावरण में बीमारी की शक्ति से कहीं ज़्यादा हेल्थ की शक्ति है। और अगर आप तथ्यों पर विचार करेंगे, तो आप इस पर विश्वास करने में मदद नहीं कर सकते। ये हैं तथ्य। एक थिंकिंग सब्सटेंस है जिससे सारी चीज़ें बनी हैं और जो अपने ओरिजिनल स्टेट में विश्व के खाली स्थानों को फैलता, समाता और भरता है। इस सब्सटेंस में एक आकार का थॉट उस आकार को बनाता है। एक गति का थॉट उस गति को शुरू करता है। इंसान के संबंध में ओरिजिनल सब्सटेंस के थॉट्स हमेशा परफेक्ट हेल्थ और परफेक्ट फंक्शन के होते हैं। ये सब्सटेंस इंसान के अंदर और बाहर हमेशा अपनी शक्ति हेल्थ की ओर लगाता है। इंसान एक सोचने वाला केंद्र है जो अपनी सोच पैदा कर सकता है। उसके पास ओरिजिनल सब्सटेंस का एक माइंड बॉडी है जो एक फिजिकल बॉडी में फैला हुआ है और उसके फिजिकल बॉडी का फंक्शन उसके माइंड बॉडी के विश्वास से तय होता है। अगर इंसान हेल्थ के फंक्शन में विश्वास के साथ सोचता है, तो वो अपने आंतरिक फंक्शंस को स्वस्थ तरीके से करवाएगा, बशर्ते वो बाहरी फंक्शंस को उसी तरह करे। लेकिन अगर इंसान बीमारी या बीमारी की शक्ति में विश्वास के साथ सोचता है, तो वो अपने आंतरिक फंक्शन को बीमारी का फंक्शन बनाएगा। ओरिजिनल इंटेलिजेंट सब्सटेंस इंसान में है, हेल्थ की ओर बढ़ रहा है और ये हर तरफ से उस पर दबाव डाल रहा है। इंसान एक असीमित हेल्थ की शक्ति के सागर में जीता, चलता और अपना अस्तित्व रखता है और वो इस शक्ति का उपयोग अपने विश्वास के अनुसार करता है। अगर वो इसे अपनाता है और अपने लिए लागू करता है, तो ये सब उसकी है। और अगर वो बिना किसी संदेह के विश्वास से इसके साथ एक हो जाता है, तो वो हेल्थ प्राप्त करने में असफल नहीं हो सकता, क्योंकि इस सब्सटेंस की शक्ति ही सारी शक्ति है। ऊपर दिए गए बयानों में विश्वास हेल्थ में विश्वास की नींव है। अगर आप इन पर विश्वास करते हैं, तो आप मानते हैं कि हेल्थ इंसान की स्वाभाविक अवस्था है और इंसान यूनिवर्सल हेल्थ के बीच में जीता है, कि प्रकृति की सारी शक्ति हेल्थ के लिए काम करती है और हेल्थ सभी के लिए संभव है और निश्चित रूप से सभी इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप मानेंगे कि विश्व में हेल्थ की शक्ति बीमारी की शक्ति से 10,000 गुना ज़्यादा है। वास्तव में बीमारी की कोई शक्ति नहीं है। ये केवल बिगड़े हुए थॉट और विश्वास का परिणाम है। और अगर आप मानते हैं कि हेल्थ आपके लिए संभव है और आप इसे निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं और आप जानते हैं कि इसे प्राप्त करने के लिए क्या करना है, तो आपके पास हेल्थ में विश्वास होगा। आपके पास ये विश्वास और ज्ञान होगा अगर आप इस किताब को ध्यान से पढ़ते हैं और इसके शिक्षण पर विश्वास करने और अभ्यास करने का निश्चय करते हैं। केवल विश्वास का होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि विश्वास का व्यक्तिगत उपयोग उपचार करता है। आपको शुरू में हेल्थ का दावा करना होगा और हेल्थ की एक संकल्पना बनानी होगी और जहाँ तक हो सके अपने आप को एक पूरी तरह हेल्थी व्यक्ति के रूप में देखना होगा। और फिर विश्वास के साथ आपको दावा करना होगा कि आप इस संकल्पना को साकार कर रहे हैं। विश्वास के साथ ये दावा न करें कि आप स्वस्थ होने जा रहे हैं। विश्वास के साथ दावा करें कि आप स्वस्थ हैं। हेल्थ में विश्वास रखने और इसे अपने लिए लागू करने का मतलब है विश्वास करना कि आप हेल्थी हैं। और इसमें पहला कदम है ये दावा करना कि ये सत्य है। मेंटली स्वस्थ होने का रुख अपनाएं और ऐसा कुछ भी ना कहें या करें जो इस रुख का खंडन करता हो। कभी ऐसा शब्द ना बोलें या ऐसी शारीरिक मुद्रा ना अपनाएं जो इस दावे के साथ सामंजस्य ना रखता हो। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। जब आप चलें, तो तेज कदमों के साथ चलें। अपनी छाती बाहर और सिर ऊंचा रखें। ध्यान रखें कि हर समय आपके शारीरिक कार्य और रुख एक हेल्थी व्यक्ति के हों। जब आप पाते हैं कि आप कमजोरी या बीमारी के रुख में वापस चले गए हैं, तुरंत बदलें, सीधे हो जाए। हेल्थ और शक्ति के बारे में सोचें। अपने आप को एक पूरी तरह हेल्थी व्यक्ति के अलावा
कुछ और मानने से इनकार करें। आपके विश्वास को लागू करने में एक बड़ा सहायक, शायद सबसे बड़ा सहायक, आभार का अभ्यास है। जब भी आप अपने बारे में सोचें या अपनी उन्नत अवस्था के बारे में, उस महान इंटेलिजेंट सब्सटेंस को धन्यवाद दें, जिसके लिए आप परफेक्ट हेल्थ का आनंद ले रहे हैं। याद रखें, जैसा स्वीडनबोर्ग ने सिखाया, सुप्रीम से लाइफ का निरंतर प्रवाह होता है, जो सारी बनाई गई चीजें अपने आकारों के अनुसार ग्रहण करती हैं और इंसान अपने विश्वास के अनुसार। ईश्वर से हेल्थ लगातार आप पर थोपी जा रही है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने मन को श्रद्धा के साथ उसकी ओर उठाएं और धन्यवाद दें कि आपको सत्य और मन व शरीर की परफेक्ट हेल्थ की ओर ले जाया गया है। हर समय एक आभारी मन की स्थिति में रहें और अपनी बातों में आभार को स्पष्ट करें। आभार आपको अपने थॉट के क्षेत्र को अपने और नियंत्रित करने में मदद करेगा। जब भी आपके सामने बीमारी का थॉट आए, तुरंत हेल्थ का दावा करें और ईश्वर को आपके पास मौजूद परफेक्ट हेल्थ के लिए धन्यवाद दें। ऐसा करें ताकि आपके मन में बीमारी के थॉट के लिए कोई जगह न रहे। बीमारी से जुड़ा हर थॉट अवांछित है और आप अपने मन का दरवाजा उसके सामने बंद कर सकते हैं, ये दावा करके कि आप स्वस्थ हैं, और श्रद्धा के साथ ईश्वर को धन्यवाद देकर कि ऐसा है। जल्द ही पुराने थॉट्स वापस नहीं आएंगे। आभार का दोहरा प्रभाव है। ये आपके अपने विश्वास को मजबूत करता है और आपको सुप्रीम के साथ करीबी और सामंजस्यपूर्ण संबंध में लाता है। आप मानते हैं कि एक इंटेलिजेंट सब्सटेंस है जिससे सारी लाइफ और सारी शक्ति आती है। आप मानते हैं कि आप इस सब्सटेंस से अपनी लाइफ प्राप्त करते हैं और आप निरंतर आभार महसूस करके इसके साथ करीबी संबंध बनाते हैं। ये देखना आसान है कि आप जितना करीब सोर्स ऑफ लाइफ से संबंधित होंगे, उतनी आसानी से आप इससे लाइफ प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी देखना आसान है कि इसके साथ आपका संबंध मानसिक रुख की बात है। हम ईश्वर के साथ शारीरिक संबंध में नहीं आ सकते, क्योंकि ईश्वर माइंड स्टफ है और हम भी माइंड स्टफ हैं। इसलिए उसके साथ हमारा संबंध एक मानसिक संबंध होना चाहिए। फिर ये स्पष्ट है कि जो व्यक्ति गहरा और हार्दिक आभार महसूस करता है, वो उस व्यक्ति की तुलना में ईश्वर के साथ ज्यादा करीबी संपर्क में रहेगा, जो कभी आभार में उसकी ओर नहीं देखता। आभारी ना होने वाला या कृतज्ञ मन वास्तव में इनकार करता है कि उसे कुछ प्राप्त होता है, और इस तरह सुप्रीम के साथ अपने संबंध को काट देता है। आभारी मन हमेशा सुप्रीम की ओर देखता है और हमेशा इसे प्राप्त करने के लिए खुला रहता है, और ये लगातार प्राप्त करता रहेगा। इंसान में हेल्थ का सिद्धांत विश्व में लाइफ के सिद्धांत से अपनी जीवन शक्ति प्राप्त करता है, और इंसान अपने विश्वास और प्राप्त हेल्थ के लिए आभार के द्वारा लाइफ के सिद्धांत से संबंधित होता है। इंसान अपनी इच्छा शक्ति के उचित उपयोग से विश्वास और आभार दोनों को विकसित कर सकता है। इच्छा शक्ति का उपयोग, द साइंस ऑफ बीइंग वेल के अभ्यास में, इच्छा शक्ति का उपयोग खुद को तब चलने के लिए मजबूर करने में नहीं होता जब आप वास्तव में चलने में सक्षम नहीं हैं, या उन चीजों को करने में जब आप शारीरिक रूप से इतने मजबूत नहीं हैं कि उन्हें कर सकें। आप अपनी इच्छा शक्ति को अपने फिजिकल बॉडी पर निर्देशित नहीं करते, या आंतरिक फंक्शन के सही प्रदर्शन को इच्छा शक्ति से मजबूर करने की कोशिश नहीं करते। आप इच्छा शक्ति को अपने मन पर निर्देशित करते हैं और इसका उपयोग ये तय करने में करते हैं कि आपको क्या विश्वास करना है, क्या सोचना है और किस चीज पर ध्यान देना है। इच्छा शक्ति को कभी भी अपने बाहर किसी व्यक्ति या चीज पर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और इसे कभी भी अपने शरीर पर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इच्छा शक्ति का एकमात्र वैध उपयोग ये तय करना है कि आपको अपने ध्यान को किस पर देना है, और जिन चीजों पर आपका ध्यान जाता है उनके बारे में क्या सोचना है। सारा विश्वास विश्वास करने की इच्छा से शुरू होता है। आप हमेशा और तुरंत वह नहीं मान सकते जो आप मानना चाहते हैं, लेकिन आप हमेशा वह मानने की इच्छा कर सकते हैं जो आप मानना चाहते हैं।
आप हेल्थ के बारे में सत्य मानना चाहते हैं और आप ऐसा करने की इच्छा कर सकते हैं। इस किताब में आप जो बयान पढ़ रहे हैं, वो हेल्थ के बारे में सत्य हैं और आप इन्हें मानने की इच्छा कर सकते हैं। ये स्वस्थ होने की दिशा में आपका पहला कदम होना चाहिए। ये वो बयान हैं जिन्हें आपको मानने की इच्छा करनी होगी कि एक थिंकिंग सब्सटेंस है जिससे सारी चीज़ें बनी हैं और इंसान इस सब्सटेंस से हेल्थ का सिद्धांत प्राप्त करता है, जो उसकी लाइफ है। कि इंसान स्वयं थिंकिंग सब्सटेंस है, एक माइंड बॉडी जो एक फिजिकल बॉडी में फैला हुआ है और जैसा इंसान का थॉट होता है वैसा ही उसके फिजिकल बॉडी का फंक्शन होगा। कि अगर इंसान केवल परफेक्ट हेल्थ के थॉट सोचे तो उसे अपने शरीर के आंतरिक और अनैच्छिक फंक्शन को हेल्थ का फंक्शन करना होगा और करेगा, बशर्ते उसका बाहरी और स्वैच्छिक फंक्शन और रुख उसके थॉट्स के अनुरूप हो। जब आप इन बयानों को मानने की इच्छा करते हैं, तो आपको इन पर कार्य भी शुरू करना होगा। आप तब तक कोई विश्वास बनाए नहीं रख सकते जब तक आप उस पर कार्य न करें। आप तब तक किसी विश्वास को विश्वास तक नहीं बढ़ा सकते, जब तक आप उस पर कार्य न करें। और आप निश्चित रूप से किसी विश्वास से कोई लाभ प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकते, जब तक आप उसके विपरीत कार्य करते हैं। अगर आप बीमार व्यक्ति की तरह कार्य करते रहते हैं, तो आप हेल्थ में विश्वास नहीं रख सकते। अगर आप बीमार व्यक्ति की तरह कार्य करते रहते हैं, तो आप अपने आप को बीमार व्यक्ति के रूप में सोचने से नहीं रोक सकते। और अगर आप अपने आप को बीमार व्यक्ति के रूप में सोचते रहते हैं, तो आप बीमार व्यक्ति बने रहेंगे। बाहरी रूप से स्वस्थ व्यक्ति की तरह कार्य करने का पहला कदम है आंतरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की तरह कार्य शुरू करना। परफेक्ट हेल्थ की अपनी संकल्पना बनाएं और परफेक्ट हेल्थ के बारे में सोचने का तरीका अपनाएं, जब तक कि ये आपके लिए एक निश्चित अर्थ न ले ले। अपने आप को एक मजबूत और हेल्थी व्यक्ति के काम करने वाले तरीके से काम करते हुए चित्रित करें और विश्वास रखें कि आप ऐसा कर सकते हैं और करेंगे। इसे तब तक जारी रखें जब तक आपके पास हेल्थ की एक जीवन संकल्पना ना हो। और ये आपके लिए क्या मायने रखता है? जब मैं इस किताब में हेल्थ की संकल्पना की बात करता हूँ, मेरा मतलब ऐसी संकल्पना से है जो एक हेल्थी व्यक्ति के दिखने और काम करने के तरीके का विचार लेकर आती है। अपने आप को हेल्थ के साथ जोड़कर सोचें, जब तक कि आप ये ना सोच लें कि एक पूरी तरह हेल्थी व्यक्ति के रूप में आप कैसे जिएंगे, दिखेंगे, कार्य करेंगे और चीज़ें करेंगे। हेल्थ के साथ अपने आप को तब तक सोचें जब तक आप कल्पना में अपने आप को हमेशा हर चीज़ एक स्वस्थ व्यक्ति के तरीके से करते न देख लें। जब तक हेल्थ का थॉट आपके लिए हेल्थ के अर्थ का विचार न लाए। जैसा मैंने पिछले अध्याय में कहा, हो सकता है कि आप अपने आप को परफेक्ट हेल्थ में स्पष्ट मानसिक छवि न बना सकें, लेकिन आप अपने आप को एक हेल्थी व्यक्ति की तरह कार्य करते हुए संकल्पना बना सकते हैं। इस संकल्पना को बनाएं और फिर अपने आप के संबंध में केवल परफेक्ट हेल्थ के थॉट सोचें और जहां तक संभव हो दूसरों के संबंध में भी। जब आपके सामने बीमारी या रोग का थॉट आता है, उसे अस्वीकार करें। इसे अपने मन में ना आने दें। इसे बिल्कुल ना मनोरंजन करें या विचार करें। इसका सामना हेल्थ के बारे में सोचकर करें। ये सोचकर कि आप स्वस्थ हैं और उस हेल्थ के लिए जो आप प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए ईमानदारी से आभारी होकर। जब बीमारी के सुझाव तेजी से और बार-बार आपके सामने आ रहे हों और आप मुश्किल स्थिति में हों, तो आभार के अभ्यास पर वापस लौटें। अपने आप को सुप्रीम के साथ जोड़ें। ईश्वर को उस परफेक्ट हेल्थ के लिए धन्यवाद दें, जो वो आपको देता है। और आप जल्द ही पाएँगे कि आप अपने थॉट्स को नियंत्रित करने में सक्षम हैं और वही सोच सकते हैं, जो आप सोचना चाहते हैं। संदेह, परीक्षा और प्रलोभन के समय में आभार का अभ्यास हमेशा एक मजबूत सहारा होता है, जो आपको बहने से बचाएगा। याद रखें कि सबसे ज़रूरी चीज़ है बीमारी के साथ सारे मानसिक संबंध तोड़ना और हेल्थ के साथ पूर्ण मानसिक संबंध बनाना।
ये सारी मानसिक चिकित्सा की कुंजी है। यही सब कुछ है। यहाँ हम क्रिश्चियन साइंस की बड़ी सफलता का रहस्य देखते हैं। किसी भी अन्य फॉर्मुलेटेड सिस्टम की तुलना में ये अपने अनुयायियों से जोर देता है कि वो बीमारी के साथ संबंध तोड़ें और हेल्थ के साथ पूरी तरह संबंध बनाएं। क्रिश्चियन साइंस की चिकित्सा शक्ति इसके थियोलॉजिकल फॉर्मूले में या पदार्थ के इनकार में नहीं है, बल्कि इस तथ्य में है कि ये बीमारी को एक अवास्तविक चीज के रूप में अनदेखा करने और विश्वास के साथ हेल्थ को वास्तविकता के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। इसकी असफलताएं इसलिए होती हैं क्योंकि इसके अभ्यासकर्ता सर्टेन वे में सोचते हुए उसी तरह से खाते, पीते, सांस लेते और सोते नहीं हैं। हालांकि शब्दों की कड़ियों के दोहराव में कोई चिकित्सा शक्ति नहीं है, फिर भी सेंट्रल थॉट्स को इस तरह से तैयार करना बहुत सुविधाजनक है कि आप उन्हें आसानी से दोहरा सकें, ताकि आप उन्हें अफर्मेशंस के रूप में उपयोग कर सकें जब आप ऐसे माहौल में हों जो आपको प्रतिकूल सुझाव देता हो। जब आपके आसपास के लोग बीमारी और मृत्यु की बात शुरू करें, अपने कान बंद करें और मेंटली कुछ इस तरह का दावा करें, एक सब्सटेंस है और मैं वो सब्सटेंस हूँ। वो सब्सटेंस अनंत है और वो लाइफ है। मैं वो सब्सटेंस हूँ और मैं इटर्नल लाइफ हूँ। वो सब्सटेंस बीमारी को नहीं जानता। मैं वो सब्सटेंस हूँ और मैं हेल्थ हूँ। अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग केवल उन थॉट्स को चुनने में करें जो हेल्थ के थॉट्स हैं, और अपने माहौल को इस तरह व्यवस्थित करें कि वो हेल्थ के थॉट्स को सुझाए। अपने पास ऐसी किताबें, तस्वीरें या अन्य चीजें न रखें जो मृत्यु, बीमारी, विकृति, कमजोरी या उम्र का सुझाव दें। केवल ऐसी चीजें रखें जो हेल्थ, शक्ति, आनंद, जीवन शक्ति और जवानी के विचार लाए। जब आपके सामने कोई किताब या कोई और चीज आए जो बीमारी का सुझाव दे, उस पर ध्यान न दें। अपनी हेल्थ की संकल्पना और अपने आभार के बारे में सोचें और ऊपर दिए गए एफर्मेशंस दोहराएं। अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग अपने ध्यान को हेल्थ के थॉट्स पर केंद्रित करने के लिए करें। मैं इस बिंदु पर बाद के अध्याय में फिर से बात करूंगा। यहां मैं जो स्पष्ट करना चाहता हूं वो ये है कि आपको केवल हेल्थ सोचना है, केवल हेल्थ को मान्यता देना है और केवल हेल्थ पर ध्यान देना है, और आपको अपनी इच्छा शक्ति के उपयोग से थॉट, मान्यता और ध्यान को नियंत्रित करना है। अपने अंदर फंक्शन के स्वस्थ प्रदर्शन को मजबूर करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग न करें। हेल्थ का सिद्धांत इसका ध्यान रखेगा। अगर आप केवल हेल्थ के थॉट्स पर ध्यान देते हैं, बिना आकार के सब्सटेंस पर अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके उसे और अधिक जीवन शक्ति या शक्ति देने के लिए मजबूर न करें। ये पहले से ही सारी शक्ति आपके लिए उपलब्ध करा रहा है। आपको अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग प्रतिकूल परिस्थितियों को जीतने या प्रतिकूल शक्तियों को दबाने के लिए नहीं करना है। कोई प्रतिकूल शक्तियां नहीं है, केवल एक शक्ति है, और वो शक्ति आपके लिए मित्रवत है। ये एक ऐसी शक्ति है जो हेल्थ के लिए काम करती है। विश्व में हर चीज चाहती है कि आप स्वस्थ हों। आपको अपने बीमारी के बारे में एक सर्टेन वे में सोचने की अपनी आदत के अलावा कुछ भी नहीं जीतना है, और आप इसे केवल हेल्थ के बारे में एक और सर्टेन वे में सोचने की आदत बनाकर कर सकते हैं। इंसान अपने शरीर के सारे आंतरिक फंक्शंस को पूरी तरह स्वस्थ तरीके से करवा सकता है अगर वो लगातार एक सर्टेन वे में सोचता है और बाहरी फंक्शंस को एक निश्चित तरीके से करता है। वो इस सर्टेन वे में अपने ध्यान को नियंत्रित करके सोच सकता है, और वो अपनी इच्छा शक्ति के उपयोग से अपने ध्यान को नियंत्रित कर सकता है। वो तय कर सकता है कि उसे किन चीजों के बारे में सोचना है। ईश्वर से स्वास्थ्य। मैं यहाँ एक अध्याय में समझाऊंगा कि इंसान सुप्रीम से हेल्थ कैसे प्राप्त कर सकता है। सुप्रीम से मेरा मतलब उस थिंकिंग सब्सटेंस से है जिससे सारी चीजें बनी हैं और जो हर चीज में और हर चीज के माध्यम से है।
अधिक पूर्ण अभिव्यक्ति और पूर्ण लाइफ की तलाश में। ये इंटेलिजेंट सब्सटेंस एक पूरी तरह तरल अवस्था में सारी चीज़ों में फैलता और समाता है और सारे मन के साथ संपर्क में है। ये सारी ऊर्जा और शक्ति का स्रोत है और उस लाइफ के प्रवाह को बनाता है, जिसे स्वीडनबोर्ग ने देखा, जो सारी चीज़ों को जीवन शक्ति देता है। ये एक निश्चित उद्देश्य के लिए और एक मकसद की पूर्ति के लिए काम कर रहा है, और वो मकसद है लाइफ का पूर्ण अभिव्यक्ति की ओर उन्नति। जब इंसान इस इंटेलिजेंस के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, तो ये उसे हेल्थ और बुद्धि दे सकता है और देगा। जब इंसान अधिक प्रचुरता से जीने के मकसद को दृढ़ता से पकड़ता है, तो वो इस सुप्रीम इंटेलिजेंस के साथ सामंजस्य में आ जाता है। सुप्रीम इंटेलिजेंस का मकसद सभी के लिए सबसे प्रचुर लाइफ है। आपके लिए इस सुप्रीम इंटेलिजेंस का मकसद है कि आप अधिक प्रचुरता से जिए। अगर फिर आपका अपना मकसद अधिक प्रचुरता से जीना है, तो आप सुप्रीम के साथ एक हो जाते हैं। आप इसके साथ काम कर रहे हैं और इसे आपके साथ काम करना होगा। लेकिन चूंकि सुप्रीम इंटेलिजेंस सारी चीज़ों में है, अगर आप इसके साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, तो आपको सारी चीज़ों के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा और आपको अपने लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए अधिक प्रचुर लाइफ की इच्छा करनी होगी। सुप्रीम इंटेलिजेंस के साथ सामंजस्य में होने से आपको दो बड़े लाभ मिलते हैं। पहला, आपको बुद्धि मिलेगी। बुद्धि से मेरा मतलब तथ्यों के ज्ञान से इतना नहीं है, जितना तथ्यों को देखने और समझने की क्षमता, और लाइफ से संबंधित सभी मामलों में सही निर्णय लेने और सही कार्य करने की क्षमता। बुद्धि सत्य को देखने की शक्ति है और सत्य के ज्ञान का सबसे अच्छा उपयोग करने की क्षमता। ये तुरंत सबसे अच्छे लक्ष्य को देखने की शक्ति है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त साधनों की। बुद्धि के साथ संतुलन आता है और सही ढंग से सोचने की शक्ति, अपने थॉट्स को नियंत्रित और मार्गदर्शन करने की, और गलत सोच से आने वाली कठिनाइयों से बचने की। बुद्धि के साथ आप अपनी खास जरूरतों के लिए सही रास्ते चुन सकेंगे और हर तरह से खुद को इस तरह संचालित कर सकेंगे कि सबसे अच्छे परिणाम मिलें। आपको पता होगा कि आप जो करना चाहते हैं उसे कैसे करना है। आप आसानी से देख सकते हैं कि बुद्धि सुप्रीम इंटेलिजेंस का एक अनिवार्य गुण होना चाहिए, क्योंकि जो सारी सच्चाई जानता है वो बुद्धिमान होना चाहिए। और आप ये भी देख सकते हैं कि आप अपने मन को उस इंटेलिजेंस के साथ जितना सामंजस्य और एकता में लाते हैं, उतनी ही बुद्धि आपको मिलेगी। लेकिन मैं दोहराता हूँ कि चूंकि ये इंटेलिजेंस सारी चीज़ों में और सारी चीज़ों के साथ है, आप इसकी बुद्धि में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब आप सारी चीज़ों के साथ सामंजस्य स्थापित करें। अगर आपकी इच्छाओं या आपके मकसद में कुछ ऐसा है जो किसी को दबाएगा या किसी के साथ अन्याय करेगा या किसी के लिए लाइफ की कमी पैदा करेगा, तो आप सुप्रीम से बुद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके अपने लिए मकसद सबसे अच्छा होना चाहिए। इंसान तीन सामान्य तरीकों से जी सकता है: अपने शरीर की संतुष्टि के लिए, अपने बुद्धि की संतुष्टि के लिए, या अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए। पहला भोजन, पेय और उन अन्य चीज़ों की इच्छाओं को संतुष्ट करके पूरा होता है जो शारीरिक सुख देते हैं। दूसरा उन चीज़ों को करके पूरा होता है जो मानसिक सुख देते हैं, जैसे ज्ञान की इच्छा को संतुष्ट करना या अच्छे कपड़े, प्रसिद्धि, शक्ति आदि की इच्छाएं। तीसरा निस्वार्थ प्रेम और परोपकार की प्रवृत्तियों को रास्ता देकर पूरा होता है। इंसान सबसे बुद्धिमानी और पूर्ण रूप से तब जीता है जब वो इन सभी रास्तों पर सबसे पूरी तरह फंक्शन करता है, बिना किसी में अतिशयोक्ति के। जो व्यक्ति केवल शरीर के लिए स्वयं की तरह जीता है, वो बुद्धिहीन है और ईश्वर के साथ सामंजस्य से बाहर है। जो व्यक्ति केवल बुद्धि के ठंडे सुखों के लिए जीता है, भले ही वो पूरी तरह नैतिक हो, वो बुद्धिहीन है और ईश्वर के साथ सामंजस्य से बाहर है। और जो व्यक्ति पूरी तरह परोपकार के लिए जीता है और दूसरों के लिए खुद को फेंक देता है, वो उतना ही बुद्धिहीन है और ईश्वर के साथ सामंजस्य से उतना ही दूर है
जितने कि अन्य तरीकों में अतिशयोक्ति करने वाले। सुप्रीम के साथ पूर्ण सामंजस्य में आने के लिए आपको जीने का मकसद बनाना होगा। शरीर, मन और आत्मा में अपनी पूरी क्षमताओं के साथ जीने का। इसका मतलब हर तरह से फंक्शन का पूर्ण उपयोग होना चाहिए, लेकिन बिना अतिशयोक्ति के, क्योंकि एक में अतिशयोक्ति दूसरों में कमी का कारण बनती है। आपकी हेल्थ की इच्छा के पीछे अधिक प्रचुर लाइफ की आपकी अपनी इच्छा है, और इसके पीछे फॉर्मलेस इंटेलिजेंस की इच्छा है कि वो आपके अंदर अधिक पूर्ण रूप से जिए। इसलिए जैसे जैसे आप परफेक्ट हेल्थ की ओर बढ़ते हैं, पूर्ण लाइफ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्राप्त करने के मकसद को दृढ़ता से पकड़ें, हर तरह से और हर रास्ते में अधिक जीने के लिए। अगर आप इस मकसद को पकड़ते हैं तो आपको बुद्धि मिलेगी। जो पिता की इच्छा करने को तैयार है वो जान लेगा, यीशु ने कहा। बुद्धि इंसान के लिए सबसे वांछनीय उपहार है, क्योंकि ये उसे सही ढंग से आत्मशासित बनाता है। लेकिन बुद्धि ही वह सब नहीं है जो आप सुप्रीम इंटेलिजेंस से प्राप्त कर सकते हैं। आप शारीरिक ऊर्जा, जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्मलेस सब्सटेंस की ऊर्जा असीमित है और सारी चीजों में फैलती है। आप पहले से ही इस ऊर्जा को स्वचालित और सहज रूप से प्राप्त या अपने लिए अपनाते हैं। लेकिन अगर आप इसे बुद्धिमानी से अपनाएं तो आप इसे कहीं अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। इंसान की ताकत की माप यह नहीं है कि ईश्वर उसे क्या देने को तैयार है, बल्कि यह है कि वो स्वयं कितना इच्छा और बुद्धि से अपने लिए अपनाता है। ईश्वर आपको सारा कुछ देता है। आपका एकमात्र सवाल है कि असीमित आपूर्ति में से कितना लेना है। प्रोफेसर जेम्स ने बताया है कि इंसान की शक्तियों की कोई सीमा नहीं दिखती, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान की शक्ति सुप्रीम के अक्षय भंडार से आती है। वो धावक जो थकावट के चरण तक पहुंच चुका है, जब उसकी शारीरिक शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी लगती है, एक सर्टेन वे में दौड़ते रहकर अपनी दूसरी सांस प्राप्त कर सकता है। उसकी ताकत चमत्कारिक रूप से नवीनीकृत होती है और वो अनिश्चित काल तक दौड़ सकता है, और सर्टेन वे में जारी रखकर वो तीसरी, चौथी और पांचवी सांस प्राप्त कर सकता है। हमें नहीं पता कि सीमा कहाँ है या इसे कितना आगे बढ़ाया जा सकता है। शर्तें हैं कि धावक को पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ताकत आएगी। उसे लगातार ताकत के बारे में सोचना होगा और पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए कि उसके पास ये है, और उसे दौड़ते रहना होगा। अगर वो अपने मन में संदेह लाता है तो वो थक कर गिर पड़ता है, और अगर वो ताकत के आने की प्रतीक्षा में दौड़ना बंद करता है तो वो कभी नहीं आएगी। उसका ताकत में विश्वास, उसका विश्वास कि वो दौड़ता रह सकता है, उसका दौड़ते रहने का अटल मकसद और उसका दौड़ते रहने का कार्य उसे ऊर्जा के स्रोत से इस तरह जोड़ता है कि उसे एक नई आपूर्ति मिलती है। इसी तरह वो बीमार व्यक्ति जो हेल्थ में बिना संदेह के विश्वास रखता है, जिसका मकसद उसे स्रोत के साथ सामंजस्य में लाता है, और जो लाइफ के स्वैच्छिक फंक्शंस को एक निश्चित तरीके से करता है, उसे अपनी सारी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त जीवन ऊर्जा मिलेगी, और उसकी सारी बीमारियों के उपचार के लिए। ईश्वर, जो इंसान में पूरी तरह जीने और व्यक्त होने की तलाश करता है, उसे सबसे प्रचुर लाइफ के लिए ज़रूरी सब कुछ देने में आनंद लेता है। कार्य और प्रतिक्रिया बराबर हैं, और जब आप अधिक जीने की इच्छा करते हैं, अगर आप सुप्रीम के साथ मानसिक सामंजस्य में हैं, तो लाइफ के लिए काम करने वाली शक्तियाँ आपके चारों ओर और आपके ऊपर केंद्रित होने लगती हैं। वन लाइफ आपके पास आने लगता है और आपका माहौल इससे भर जाता है। फिर अगर आप इसे विश्वास से अपनाते हैं तो ये आपका है। तुम जो चाहोगे वो मांगोगे, और वो तुम्हें दिया जाएगा। आपका पिता अपनी आत्मा को माप कर नहीं देता, उसे तुम्हें अच्छे उपहार देने में आनंद आता है। मानसिक कार्यों का सार। मैं अब उन मानसिक कार्यों और रुखों का सार प्रस्तुत करूंगा जो द साइंस ऑफ बीइंग वेल के अभ्यास के लिए जरूरी हैं। सबसे पहले, आप मानते हैं कि एक थिंकिंग सब्सटेंस है जिससे सारी चीजें बनी हैं, और जो अपने मूल रूप में विश्व के खाली स्थानों को फैलता, समाता और भरता है।
ये सब्सटेंस सारी चीज़ों की लाइफ है और सभी में अधिक लाइफ व्यक्त करने की तलाश करता है। ये विश्व का लाइफ का सिद्धांत है और इंसान में हेल्थ का सिद्धांत है। इंसान इस सब्सटेंस का एक आकार है और इससे अपनी जीवन शक्ति प्राप्त करता है। वो एक माइंड बॉडी है जो ओरिजिनल सब्सटेंस का है और एक फिजिकल बॉडी में फैला हुआ है और उसके माइंड बॉडी के थॉट्स उसके फिजिकल बॉडी के फंक्शन को नियंत्रित करते हैं। अगर इंसान केवल परफेक्ट हेल्थ के थॉट्स सोचे तो उसके फिजिकल बॉडी के फंक्शन परफेक्ट हेल्थ के तरीके से होंगे। अगर आप सचेत रूप से ऑल हेल्थ के साथ खुद को जोड़ना चाहते हैं तो आपका मकसद अपने होने के हर स्तर पर पूर्ण रूप से जीना होना चाहिए। आपको शरीर, मन और आत्मा के लिए लाइफ में सब कुछ चाहिए और ये आपको सारी लाइफ के साथ सामंजस्य में लाएगा। जो व्यक्ति ऑल के साथ सचेत और बुद्धिमान सामंजस्य में है, उसे सुप्रीम लाइफ से जीवन शक्ति का निरंतर प्रवाह मिलेगा और ये प्रवाह क्रोधी, स्वार्थी या विरोधी मानसिक रुखों से रुक जाता है। अगर आप किसी हिस्से के खिलाफ हैं, तो आपने ऑल के साथ संबंध तोड़ लिए हैं। आप लाइफ प्राप्त करेंगे, लेकिन केवल सहज और स्वचालित रूप से, बुद्धिमानी और मकसद के साथ नहीं। आप देख सकते हैं कि अगर आप मेंटली किसी हिस्से के खिलाफ हैं, तो आप होल के साथ पूर्ण सामंजस्य में नहीं हो सकते। इसलिए, जैसा यीशु ने निर्देश दिया, पूजा करने से पहले हर किसी और हर चीज के साथ सुलह कर लें। हर किसी के लिए वही चाहें जो आप अपने लिए चाहते हैं। पाठक को सलाह दी जाती है कि वो हमारे पिछले काम द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में कॉम्पिटिटिव माइंड और क्रिएटिव माइंड के बारे में जो कहा गया है, उसे पढ़ें। ये बहुत संदिग्ध है कि जो व्यक्ति हेल्थ खो चुका है, वो कॉम्पिटिटिव माइंड में रहते हुए इसे पूरी तरह वापस पा सके। क्रिएटिव या गुडविल प्लेन पर मेंटली होने के बाद अगला कदम है अपने आप को परफेक्ट हेल्थ में संकल्पना बनाना और ऐसे कोई थॉट्स न रखना जो इस संकल्पना के साथ पूर्ण सामंजस्य में ना हो। विश्वास रखें कि अगर आप केवल हेल्थ के थॉट्स सोचते हैं तो आप अपने फिजिकल बॉडी में हेल्थ का फंक्शन स्थापित करेंगे और अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग ये तय करने के लिए करें कि आप केवल हेल्थ के थॉट्स सोचेंगे। अपने आप को कभी बीमार या बीमार होने की संभावना के रूप में न सोचें। अपने साथ बीमारी के बारे में बिल्कुल न सोचें और जहां तक हो सके दूसरों के संबंध में बीमारी के थॉट्स को अपने मन से बाहर रखें। अपने आप को जितना हो सके उन चीजों से घेरें जो ताकत और हेल्थ के विचार सुझाए। हेल्थ में विश्वास रखें और हेल्थ को अपनी लाइफ में एक वास्तविक और मौजूदा तथ्य के रूप में स्वीकार करें। सुप्रीम लाइफ द्वारा आपको दी गई आशीष के रूप में हेल्थ का दावा करें और हर समय गहरे आभारी रहें। विश्वास के साथ इस आशीष का दावा करें। जानें कि ये आपकी है और अपने मन में इसके विपरीत कोई थॉट कभी ना आने दें। अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग अपने और दूसरों में बीमारी के हर दिखावट से ध्यान हटाने के लिए करें। बीमारी का अध्ययन न करें, इसके बारे में न सोचें, न ही इसकी बात करें। हर समय जब बीमारी का थॉट आपके सामने आए, तो अपनी परफेक्ट हेल्थ के लिए प्रार्थनापूर्ण आभार की मानसिक स्थिति में आगे बढ़ें। स्वस्थ होने के लिए जरूरी मानसिक कार्यों को अब एक वाक्य में संक्षेपित किया जा सकता है। अपने आप को परफेक्ट हेल्थ में संकल्पना बनाएं और केवल उन थॉट्स को सोचें जो उस संकल्पना के साथ सामंजस्य में हों। ये विश्वास और आभार के साथ और वास्तव में जीने के मकसद के साथ सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। किसी भी तरह के मानसिक अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, सिवाय जैसा अध्याय 6 में वर्णित है, या एफर्मेशंस आदि के रूप में थकाने वाले स्टंट्स करने की। प्रभावित हिस्सों पर मन को केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। किसी हिस्से को प्रभावित मानकर सोचना भी बेहतर नहीं है। अपने आप को ऑटो सजेशन से उपचार करने की जरूरत नहीं है, न ही दूसरों से किसी भी तरह का उपचार करवाने की। जो शक्ति उपचार करती है वो आपके अंदर हेल्थ का सिद्धांत है और इस सिद्धांत को रचनात्मक क्रिया में लाने के लिए ऑल माइंड के साथ सामंजस्य स्थापित करने के बाद
विश्वास के साथ ओनल हेल्थ का दावा करना ही पर्याप्त है। और इस दावे को तब तक पकड़े रखें जब तक ये आपके शरीर के सारे फंक्शन में फिजिकली प्रकट ना हो जाए। हालांकि विश्वास, आभार और हेल्थ की इस मानसिक स्थिति को बनाए रखने के लिए आपके बाहरी कार्य केवल हेल्थ के होने चाहिए। अगर आप बीमार व्यक्ति के बाहरी कार्य करते रहते हैं, तो आप स्वस्थ व्यक्ति की आंतरिक स्थिति को लंबे समय तक नहीं रख सकते। ये ज़रूरी है कि न केवल आपका हर थॉट हेल्थ का थॉट हो, बल्कि आपका हर कार्य हेल्थ का कार्य हो, स्वस्थ तरीके से किया गया। अगर आप हर थॉट को हेल्थ का थॉट बनाएं और हर सचेत कार्य को हेल्थ का कार्य बनाएं, तो ये अनिवार्य रूप से होगा कि हर आंतरिक और अचेतन फंक्शन स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि लाइफ की सारी शक्ति लगातार हेल्थ की ओर लगाई जा रही है। हम अगले अध्याय में विचार करेंगे कि आप हर कार्य को हेल्थ का कार्य कैसे बना सकते हैं। कब खाना है? आप केवल मानसिक कार्यों या केवल अचेतन या अनैच्छिक फंक्शंस के प्रदर्शन से एक पूरी तरह स्वस्थ शरीर नहीं बना सकते और न ही उसे बनाए रख सकते हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जो कमोबेश स्वैच्छिक हैं, जिनका लाइफ की निरंतरता के साथ सीधा और तत्काल संबंध है। ये हैं खाना, पीना, सांस लेना और सोना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान का थॉट या मानसिक रोग क्या है, वो तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक वो खाता, पीता, सांस लेता और सोता नहीं है। और इसके अलावा अगर वो अप्राकृतिक या गलत तरीके से खाता, पीता, सांस लेता और सोता है, तो वो स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इन स्वैच्छिक फंक्शंस को सही तरीके से करने का तरीका सीखें। और मैं आपको ये तरीका दिखाने के लिए आगे बढ़ूंगा। शुरुआत खाने की बात से, जो सबसे महत्वपूर्ण है। कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है और कितना खाना है, इन बातों पर बहुत सारा विवाद रहा है। और ये सारा विवाद अनावश्यक है, क्योंकि सही तरीका ढूंढना बहुत आसान है। आपको केवल उस नियम पर विचार करना है जो हेल्थ, धन, शक्ति या खुशी की सारी प्राप्ति को नियंत्रित करता है। और वो नियम है कि आपको अभी जहां आप हैं वह करना चाहिए जो आप कर सकते हैं। हर अलग कार्य को सबसे पूर्ण तरीके से करना चाहिए और हर कार्य में विश्वास की शक्ति डालनी चाहिए। पाचन और आत्मसात करने की प्रक्रियाएं इंसान की मानसिकता के एक आंतरिक हिस्से के निरीक्षण और नियंत्रण में है, जिसे आमतौर पर सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। और मैं यहाँ समझाने के लिए इस शब्द का उपयोग करूंगा। सबकॉन्शियस माइंड सारी लाइफ के फंक्शंस और प्रक्रियाओं का प्रभारी है। और जब शरीर को अधिक भोजन की जरूरत होती है, तो वो एक सनसनी पैदा करके इस तथ्य को बताता है, जिसे भूख कहते हैं। जब भी भोजन की जरूरत होती है और इसका उपयोग हो सकता है, तब भूख होती है। और जब भी भूख होती है, तब खाने का समय है। जब भूख नहीं होती, तो खाना अप्राकृतिक और गलत है, चाहे भोजन की जरूरत कितनी ही बड़ी क्यों ना दिखे। अगर आप स्पष्ट रूप से भूखमरी की स्थिति में हैं, बहुत कमजोरी के साथ, अगर भूख नहीं है, तो आप जान सकते हैं कि भोजन का उपयोग नहीं हो सकता। और अगर आप खाते हैं, तो ये अप्राकृतिक और गलत होगा। भले ही आपने दिन, हफ्ते या महीनों तक खाना ना खाया हो, अगर आपको भूख नहीं है, तो आप पूरी तरह निश्चित हो सकते हैं कि भोजन का उपयोग नहीं हो सकता। और अगर लिया जाए, तो शायद उपयोग नहीं होगा। जब भी भोजन की ज़रूरत होती है, अगर इसे पचाने और आत्मसात करने की शक्ति है, ताकि इसका सामान्य उपयोग हो सके, तो सबकॉन्शियस माइंड एक स्पष्ट भूख के माध्यम से इस तथ्य की घोषणा करेगा। जब भूख नहीं होती, तब लिया गया भोजन कभी-कभी पच जाता है और आत्मसात हो जाता है, क्योंकि प्रकृति उस कार्य को करने के लिए विशेष प्रयास करती है जो उसकी इच्छा के खिलाफ उस पर थोपा जाता है। लेकिन अगर बिना भूख के नियमित रूप से भोजन लिया जाता है, तो पाचन शक्ति अंततः नष्ट हो जाती है और अनगिनत समस्याएं पैदा होती हैं। अगर उपरोक्त बात सत्य है और ये निर्विवाद रूप से सत्य है, तो ये एक स्वयं सिद्ध प्रस्ताव है कि खाने का प्राकृतिक और स्वस्थ समय तब है जब कोई भूखा हो, और बिना भूख के खाना कभी भी प्राकृतिक या स्वस्थ कार्य नहीं है। तो आप देखते हैं कि कब खाना है,
इस सवाल का वैज्ञानिक रूप से निपटारा करना आसान है। हमेशा तब खाएं जब आप भूखे हों और कभी भी तब ना खाएं जब आप भूखे नहीं हों। ये प्रकृति का पालन है, जो ईश्वर का पालन है। हालांकि हमें भूख और भूख एपिटाइट के बीच का अंतर स्पष्ट करना होगा। भूख सबकॉन्शियस माइंड की पुकार है कि शरीर को मरम्मत और नवीनीकरण के लिए और आंतरिक गर्मी बनाए रखने के लिए अधिक सामग्री चाहिए। और भूख कभी तब तक महसूस नहीं होती जब तक अधिक सामग्री की ज़रूरत ना हो और जब तक इसे पेट में लेने पर पचाने की शक्ति ना हो। एपिटाइट सनसनी की संतुष्टि की इच्छा है। शराबी को शराब के लिए एपिटाइट होती है, लेकिन उसके लिए भूख नहीं हो सकती। एक सामान्य रूप से खाए हुए व्यक्ति को कैंडी या मिठाइयों के लिए भूख नहीं हो सकती। इन चीज़ों की इच्छा एक एपिटाइट है। आप चाय, कॉफ़ी, मसालेदार खाद्य पदार्थों या कुशल रसोइये के स्वाद प्रलोभन उपकरणों के लिए भूख नहीं महसूस कर सकते। अगर आप इन चीज़ों की इच्छा करते हैं, तो ये एपिटाइट के साथ है, न कि भूख के साथ। भूख प्रकृति की पुकार है नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सामग्री की, और प्रकृति कभी ऐसी चीज़ की पुकार नहीं करती जिसका इस उद्देश्य के लिए वैध रूप से उपयोग न हो सके। एपिटाइट अक्सर आदत का मामला होती है। अगर कोई एक निश्चित समय पर खाता या पीता है, और खासकर अगर कोई मीठे या मसालेदार और उत्तेजक खाद्य पदार्थ लेता है, तो इच्छा नियमित रूप से उसी समय आती है। लेकिन भोजन की इस आदतन इच्छा को कभी भूख के लिए गलत नहीं समझना चाहिए। भूख निश्चित समय पर प्रकट नहीं होती। ये केवल तब आती है जब काम या व्यायाम ने पर्याप्त ऊतक नष्ट कर दिया हो, जिससे नई कच्ची सामग्री लेना आवश्यक हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को पिछले दिन पर्याप्त भोजन मिला है, तो ताज़ा नींद से उठने पर उसे सच्ची भूख महसूस करना असंभव है। नींद में शरीर जीवन शक्ति से रिचार्ज होता है और दिन में लिए गए भोजन का आत्मसात पूरा हो जाता है। सिस्टम को नींद के तुरंत बाद भोजन की जरूरत नहीं होती, जब तक कि व्यक्ति भूखमरी की स्थिति में सोने न गया हो। एक ऐसी खाने की प्रणाली के साथ जो प्राकृतिक के भी उचित रूप से करीब हो, कोई भी सुबह जल्दी नाश्ते के लिए सच्ची भूख नहीं रख सकता। अच्छी नींद से तुरंत बाद सामान्य या सच्ची भूख जैसी कोई चीज़ संभव नहीं है। सुबह का नाश्ता हमेशा एपिटाइट को संतुष्ट करने के लिए लिया जाता है, कभी भूख को संतुष्ट करने के लिए नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आपकी स्थिति क्या है, आप कितना कठिन काम करते हैं या कितना बाहर रहते हैं। जब तक आप भूखमरी की हालत में सोने नहीं जाते, आप बिस्तर से उठकर भूखे नहीं हो सकते। भूख नींद से नहीं, बल्कि काम से पैदा होती है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपकी स्थिति क्या है, या आपका काम कितना कठिन या आसान है। तथाकथित नो ब्रेकफास्ट प्लान आपके लिए सही प्लान है। ये हर किसी के लिए सही प्लान है, क्योंकि ये इस सार्वभौमिक नियम पर आधारित है कि भूख तब तक नहीं आती जब तक वो अर्जित न की जाए। मुझे पता है कि इसके खिलाफ बहुत से लोग विरोध करेंगे, जो अपने नाश्ते का आनंद लेते हैं, जिनका नाश्ता उनका सबसे अच्छा भोजन है, जो मानते हैं कि उनका काम इतना कठिन है कि वो खाली पेट दोपहर तक नहीं निकाल सकते, वगैरह। लेकिन उनके सारे तर्क तथ्यों के सामने टिक नहीं पाते। वो अपने नाश्ते का आनंद लेते हैं, जैसे शराबी अपनी सुबह की शराब का आनंद लेता है, क्योंकि ये एक आदतन एपिटाइट को संतुष्ट करता है, न कि इसलिए क्योंकि ये एक प्राकृतिक जरूरत को पूरा करता है। ये उनका सबसे अच्छा भोजन इसलिए है क्योंकि शराबी का सुबह का पेय उसका सबसे अच्छा पेय होता है, और वो इसके बिना रह सकते हैं, क्योंकि लाखों लोग हर व्यापार और पेशे के इसके बिना रहते हैं और ऐसा करके बहुत बेहतर होते हैं। अगर आपको ऑद साइंस ऑफ बीइंग वेल के अनुसार जीना है, तो आपको कभी भी तब तक नहीं खाना चाहिए जब तक आपके पास अर्जित भूख ना हो। लेकिन अगर मैं सुबह उठने पर नहीं खाता, तो मुझे अपना पहला भोजन कब करना चाहिए? 99 में से 100 मामलों में दोपहर 12 बजे पर्याप्त जल्दी है। शुक्रिया। और ये आम तौर पर सबसे सुविधाजनक समय है। अगर आप भारी काम कर रहे हैं, तो दोपहर तक आपको पर्याप्त भूख मिलेगी, जो एक अच्छे आकार के भोजन को उचित ठहराए।
और अगर आपका काम हल्का है, तो आपको शायद अभी भी एक मध्यम भोजन के लिए पर्याप्त भूख होगी। सबसे अच्छा सामान्य नियम या कानून जो बनाया जा सकता है, वो ये है कि आपको दिन का पहला भोजन दोपहर को करना चाहिए। अगर आप भूखे हैं और अगर आप भूखे नहीं हैं, तो तब तक इंतज़ार करें जब तक आप भूखे न हो जाएँ। और मुझे अपना दूसरा भोजन कब करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, जब तक कि आप इसके लिए भूखे ना हों, और वो भी सच्ची अर्जित भूख के साथ। अगर आपको दूसरे भोजन के लिए भूख लगती है, तो सबसे सुविधाजनक समय पर खाएँ, लेकिन तब तक ना खाएँ, जब तक आपके पास वास्तव में अर्जित भूख ना हो। जो पाठक इस भोजन समय की व्यवस्था के कारणों को पूरी तरह जानना चाहता है, उसे इस काम की प्रस्तावना में उद्धृत सबसे अच्छी किताबें मिलेंगी। हालाँकि उपरोक्त से आप आसानी से देख सकते हैं कि दैट द साइंस ऑफ बीइंग वेल ओल्ड आसानी से इस सवाल का जवाब देता है। कब और कितनी बार खाना चाहिए? जवाब है, जब आपके पास अर्जित भूख हो तब खाएँ, और किसी अन्य समय कभी ना खाएँ। क्या खाना है? वर्तमान चिकित्सा और हाइजीन के विज्ञानों ने इस सवाल का जवाब देने में कोई प्रगति नहीं की है कि मुझे क्या खाना चाहिए। शाकाहारियों और मांसाहारियों, पके भोजन के समर्थकों, कच्चे भोजन के समर्थकों और विभिन्न अन्य सिद्धांतकारों के स्कूलों के बीच विवाद अंतहीन लगते हैं, और प्रत्येक विशेष सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष में जमा किए गए साक्ष्य और तर्कों के पहाड़ों से ये स्पष्ट है कि अगर हम इन वैज्ञानिकों पर निर्भर रहेंगे, तो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि इंसान का प्राकृतिक भोजन क्या है। फिर पूरे विवाद से हटकर हम प्रकृति से ही ये सवाल पूछेंगे, और हमें पता चलेगा कि उसने हमें बिना जवाब के नहीं छोड़ा है। आहार वैज्ञानिकों की अधिकांश गलतियां इंसान की प्राकृतिक अवस्था के बारे में एक गलत धारणा से उत्पन्न होती है। ये मान लिया जाता है कि सभ्यता और मानसिक विकास अब प्राकृतिक चीजें हैं, कि जो व्यक्ति आधुनिक घर में, शहर या गांव में रहता है और अपनी जीविका के लिए आधुनिक व्यापार या उद्योग में काम करता है, वो एक अप्राकृतिक लाइफ जी रहा है और एक अप्राकृतिक माहौल में है, कि एकमात्र प्राकृतिक इंसान एक नंगा जंगली है, और हम जंगली से जितना दूर जाते हैं, उतना ही प्रकृति से दूर होते हैं। ये गलत है। जो व्यक्ति कला और विज्ञान से मिलने वाली हर चीज रखता है, वो सबसे प्राकृतिक लाइफ जी रहा है, क्योंकि वो अपनी सारी क्षमताओं में सबसे पूर्ण रूप से जी रहा है। एक अच्छी तरह सुसज्जित शहर के फ्लैट में रहने वाला, आधुनिक सुविधाओं और अच्छे वेंटिलेशन के साथ, ऑस्ट्रेलियाई जंगली की तुलना में कहीं अधिक प्राकृतिक रूप से मानवीय लाइफ जी रहा है, जो खोखले पेड़ या जमीन में गड्ढे में रहता है। वो महान इंटेलिजेंस जो सभी में और सभी के माध्यम से है, ने वास्तव में व्यावहारिक रूप से इस सवाल का निपटारा कर दिया है कि हमें क्या खाना चाहिए। प्रकृति के मामलों को व्यवस्थित करने में इसने तय किया है कि इंसान का भोजन उस क्षेत्र के अनुसार होगा जिसमें वो रहता है। ठंडे उत्तरी क्षेत्रों में ईंधन वाले खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। वहाँ दिमाग का विकास ज्यादा नहीं है, न ही लाइफ मांसपेशियों पर श्रम का भारी बोझ डालती है, और इसलिए एस्किमो ज्यादातर जलीय जानवरों की चर्बी और मोटापे पर जीते हैं। उनके लिए कोई अन्य आहार संभव नहीं है। अगर वो चाहें भी तो उन्हें फल, मेवे या सब्जियां नहीं मिल सकती, और अगर मिल भी जाए तो उस जलवायु में वो उन पर नहीं जी सकते। इसलिए शाकाहारियों के तर्कों के बावजूद एस्किमो जानवरों की चर्बी पर जीना जारी रखेंगे। दूसरी ओर, जैसे जैसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर आते हैं, हमें ईंधन वाले खाद्य पदार्थों की कम जरूरत पड़ती है, और हम पाते हैं कि लोग स्वाभाविक रूप से शाकाहारी आहार की ओर झुकते हैं। लाखों लोग चावल और फलों पर जीते हैं, और अगर भूमध्य रेखा पर एस्किमो गांव का भोजन अपनाया जाए, तो इससे जल्दी मृत्यु हो जाएगी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए एक प्राकृतिक आहार उत्तरी ध्रुव के पास प्राकृतिक आहार से बहुत दूर होगा, और दोनों क्षेत्रों के लोग, अगर चिकित्सा या आहार वैज्ञानिकों द्वारा हस्तक्षेप न किया जाए, तो ऑल इंटेलिजेंस, जो सभी में सबसे पूर्ण लाइफ की तलाश करता है, के मार्गदर्शन में खुद को
परफेक्ट हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छे तरीके से खिलाएंगे। सामान्य रूप से आप देख सकते हैं कि ईश्वर, प्रकृति और मानव समाज और रीति रिवाजों के विकास में काम करते हुए आपके सवाल का जवाब दे चुका है कि आपको क्या खाना चाहिए। और मैं आपको सलाह देता हूँ कि किसी भी इंसान के जवाब की तुलना में उसका जवाब चुनें। समशीतोष्ण क्षेत्र में इंसान पर आत्मा, मन और शरीर में सबसे ज्यादा मांगें होती हैं, और यहाँ हमें प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए खाद्य पदार्थों की सबसे बड़ी विविधता मिलती है। और जनता के लिए क्या खाना चाहिए, इस सवाल पर सिद्धांत बनाना वास्तव में बेकार और अतिशयोक्तिपूर्ण है, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उन्हें उन खाद्य पदार्थों को खाना होगा जो उस क्षेत्र के मुख्य उत्पाद हैं जिसमें वो रहते हैं। सभी लोगों को नट और फल या कच्चे भोजन का आहार देना असंभव है। और ये तथ्य कि ये असंभव है, ये स्पष्ट प्रमाण है कि ये वो खाद्य पदार्थ नहीं है जो प्रकृति ने इरादा किया है। क्योंकि प्रकृति, जो लाइफ की उन्नति के लिए बनी है, ने लाइफ के साधनों को प्राप्त करना असंभव नहीं बनाया है। तो मैं कहता हूँ, सवाल मुझे क्या खाना चाहिए का जवाब आपके लिए पहले से ही दिया जा चुका है। गेहूं, मक्का, राई, जई जौ एक प्रकार का अनाज खाएं, सब्जियां खाएं, मांस खाएं, फल खाएं, दुनिया भर के लोगों की जनता द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ खाएं। क्योंकि इस मामले में लोगों की आवाज ईश्वर की आवाज है। उन्हें सामान्य रूप से कुछ खाद्य पदार्थों के चयन के लिए प्रेरित किया गया है, और उन्हें सामान्य रूप से इन खाद्य पदार्थों को सामान्य रूप से समान तरीकों से तैयार करने के लिए प्रेरित किया गया है। और आप इस पर भरोसा कर सकते हैं कि सामान्य रूप से उनके पास सही खाद्य पदार्थ हैं, और वो उन्हें सही तरीके से तैयार कर रहे हैं। इन मामलों में मानव जाति ईश्वर के मार्गदर्शन में रही है। सामान्य उपयोग में खाद्य पदार्थों की सूची लंबी है, और आपको अपनी व्यक्तिगत पसंद के अनुसार उसमें से चयन करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके पास एक अचूक मार्गदर्शक है, जैसा कि अगले 2 अध्यायों में दिखाया गया है। अगर आप तब तक नहीं खाते जब तक आपके पास अर्जित भूख ना हो, तो आपकी पसंद अप्राकृतिक या अस्वस्थ खाद्य पदार्थों की मांग नहीं करेगी। वो लकड़हारा, जो सुबह 7 बजे से दोपहर तक लगातार अपनी कुल्हाड़ी चलाता रहा है, क्रीम पफ और मिठाइयों की मांग नहीं करता। वो पोर्क और बीन्स या बीफ स्टीक और आलू या मकई की रोटी और गोभी चाहता है। वो सादे ठोस खाद्य पदार्थ मांगता है। उसे कुछ अखरोट तोड़ने और एक प्लेट सलाद देने की पेशकश करें, और आपको तीव्र तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा। वो चीज़ें एक कामकाजी व्यक्ति के लिए प्राकृतिक खाद्य पदार्थ नहीं हैं। और अगर वो एक कामकाजी व्यक्ति के लिए प्राकृतिक खाद्य पदार्थ नहीं है, तो वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी नहीं है। क्योंकि काम की भूख ही एकमात्र सच्ची भूख है, और इसे संतुष्ट करने के लिए वही सामग्री चाहिए, चाहे वो लकड़हारा हो या बैंकर, पुरुष, महिला या बच्चा। ये मानना गलत है कि भोजन को उस व्यक्ति के पेशे के अनुसार सावधानी से चुनना होगा जो खाता है। ये सच नहीं है कि लकड़हारे को भारी या ठोस खाद्य पदार्थ चाहिए, और बुककीपर को हल्के खाद्य पदार्थ। अगर आप एक बुककीपर या अन्य दिमागी काम करने वाले हैं और तब तक नहीं खाते जब तक आपके पास अर्जित भूख ना हो, तो आप वही खाद्य पदार्थ चाहेंगे जो लकड़हारा चाहता है। आपका शरीर ठीक उसी तत्वों से बना है जितना लकड़हारे का, और कोशिका निर्माण के लिए वही सामग्री चाहिए। तो फिर उसे हैम और अंडे और मकई की रोटी क्यों खिलाए, और आपको क्रैकर्स और टोस्ट? सही है, उसका ज्यादातर अपशिष्ट मांसपेशियों का है, जबकि आपका ज्यादातर दिमाग और तंत्रिका ऊतक का। लेकिन ये भी सही है कि लकड़हारे का आहार दिमाग और तंत्रिका निर्माण के लिए सभी आवश्यक तत्वों को कहीं बेहतर अनुपात में शामिल करता है, जितना कि ज्यादातर हल्के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। दुनिया का सबसे अच्छा दिमागी काम जनता के बीच आम सादे ठोस खाद्य पदार्थों पर किया गया है। दुनिया के सबसे महान विचारक हमेशा जनता के बीच आम सादे ठोस खाद्य पदार्थों पर जिए हैं। बुककीपर को तब तक इंतजार करना चाहिए
जब तक उसके पास अर्जित भूख ना हो, फिर खाए। और फिर अगर वो हैम, अंडे और मकई की रोटी चाहता है, तो हर हाल में उसे इन्हें खाने दें। लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि उसे लकड़हारे के लिए ज़रूरी मात्रा का 20वां हिस्सा भी नहीं चाहिए। दिमागी काम करने वाले को अपच भारी खाद्य पदार्थ खाने से नहीं होती। ये हमेशा उतना खाने से होती है, जितना मांसपेशी कार्य करने वाले को चाहिए होता है। अपच कभी भूख को संतुष्ट करने के लिए खाने से नहीं होती। ये हमेशा एपेटाइट को संतुष्ट करने के लिए खाने से होती है। अगर आप अगले अध्याय में बताए गए तरीके से खाते हैं, तो आपकी पसंद जल्द ही इतनी प्राकृतिक हो जाएगी कि आप कभी भी ऐसी चीज़ नहीं चाहेंगे, जिसे आप बिना नुकसान के नहीं खा सकते। और आप क्या खाना चाहिए, इस सारे चिंताजनक सवाल को अपने मन से हमेशा के लिए हटा सकते हैं और बस वही खा सकते हैं जो आप चाहते हैं। वास्तव में, अगर आपको हेल्थ के अलावा कोई थॉट नहीं सोचना है, तो यही एकमात्र तरीका है। क्योंकि आप तब तक हेल्थ नहीं सोच सकते, जब तक आप निरंतर संदेह और अनिश्चितता में हैं कि क्या आपको सही भोजन की सूची मिल रही है। इस बात की चिंता ना करो कि तुम क्या खाओगे, यीशु ने कहा। और उन्होंने समझदारी से कहा, किसी सामान्य मध्यम वर्ग या मजदूर वर्ग के परिवार की मेज पर मिलने वाले खाद्य पदार्थ आपके शरीर को पूरी तरह पोषण देंगे, अगर आप सही समय पर और सही तरीके से खाते हैं। अगर आप मांस चाहते हैं तो उसे खाएं, और अगर आप इसे नहीं चाहते तो ना खाएं। और ये ना माने कि आपको इसके लिए कोई विशेष विकल्प ढूंढना होगा। मेज से मांस हटा देने के बाद जो बचा है, उस पर आप पूरी तरह अच्छी तरह जी सकते हैं। विविध आहार के बारे में चिंता करना जरूरी नहीं है, ताकि सभी आवश्यक तत्व मिल सकें। चीनी और हिंदू बहुत कम विविधता वाले आहार पर बहुत अच्छे शरीर और उत्कृष्ट दिमाग बनाते हैं, जिसमें चावल लगभग पूरा आहार होता है। स्कॉट्स शारीरिक और मानसिक रूप से जई के केक पर मजबूत हैं, और आयरिशमैन आलू और पोर्क पर शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से शानदार है। गेहूंों का दाना व्यावहारिक रूप से दिमाग और शरीर के निर्माण के लिए सभी आवश्यक चीजें शामिल करता है। और एक व्यक्ति नेवी बीन्स के मोनोडाइट पर बहुत अच्छी तरह जी सकता है। अपने लिए परफेक्ट हेल्थ की संकल्पना बनाएं, और ऐसा कोई थॉट न रखें जो हेल्थ का थॉट न हो। तब तक कभी ना खाएं जब तक आपके पास अर्जित भूख ना हो। याद रखें कि थोड़ी देर भूखा रहने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बिना भूख के खाने से आपको निश्चित रूप से नुकसान होगा। इस बात पर जरा भी विचार न करें कि आपको क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए। बस वही खाएं जो आपके सामने रखा गया है, उसमें से वो चुनकर जो आपकी पसंद को सबसे ज्यादा भाता है। दूसरे शब्दों में, वही खाएं जो आप चाहते हैं। अगर आप सही तरीके से खाते हैं, तो आप इसे पूरी तरह अच्छे परिणामों के साथ कर सकते हैं। और इसे कैसे करना है, ये अगले अध्याय में समझाया जाएगा। कैसे खाना है, ये एक स्थापित तथ्य है कि इंसान स्वाभाविक रूप से अपने भोजन को चबाता है। कुछ सनकी लोग जो दावा करते हैं कि हमें कुत्ते और अन्य निचले जानवरों की तरह अपना भोजन निगल लेना चाहिए, अब कोई सुनवाई नहीं पाते। हम जानते हैं कि हमें अपना भोजन चबाना चाहिए, और अगर ये स्वाभाविक है कि हमें अपना भोजन चबाना चाहिए, तो जितना पूरी तरह हम इसे चबाते हैं, उतनी ही पूरी तरह प्राकृतिक प्रक्रिया होगी। अगर आप हर कौर को तरल अवस्था तक चबाते हैं, तो आपको इस बात की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी सामान्य भोजन से पर्याप्त पोषण प्राप्त कर सकते हैं। ये चबाना एक कठिन और मेहनत वाला काम होगा या सबसे आनंददायक प्रक्रिया, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस मानसिक रुख के साथ मेज पर आते हैं। अगर आपका मन और रुख अन्य चीजों पर है, या अगर आप व्यवसाय या घरेलू मामलों को लेकर चिंतित या परेशान हैं, तो आपको बिना कुछ निगले भोजन करना लगभग असंभव लगेगा। आपको इतने वैज्ञानिक ढंग से जीना सीखना होगा कि आपके पास व्यवसाय या घरेलू चिंताएं ना हों। ये आप कर सकते हैं, और आप यह भी सीख सकते हैं कि मेज पर रहते हुए भोजन के कार्य पर अपना पूरा ध्यान दें।
जब आप खाएँ, तो इस मकसद के साथ खाएँ कि उस भोजन से आपको जितना आनंद मिल सकता है, उसे प्राप्त करें। अपने मन से बाकी सब कुछ हटा दें और अपने भोजन और उसके स्वाद से आपका ध्यान हटाने वाली किसी भी चीज़ को न आने दें, जब तक आपका भोजन खत्म ना हो जाए। हँसी-खुशी आत्मविश्वास के साथ रहें, क्योंकि अगर आप इन निर्देशों का पालन करते हैं, तो आप जान सकते हैं कि आप जो भोजन खा रहे हैं, वो बिल्कुल सही भोजन है और ये आपके साथ पूर्ण रूप से सामंजस्य रखेगा। आत्मविश्वास और खुशी के साथ मेज़ पर बैठें और भोजन का मध्यम हिस्सा लें। जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए, उसे लें। कोई भोजन इसलिए ना चुनें क्योंकि आपको लगता है कि ये आपके लिए अच्छा होगा। वही चुनें जो आपको स्वादिष्ट लगे। अगर आपको स्वस्थ होना और रहना है, तो आपको ये विचार छोड़ना होगा कि चीज़ें इसलिए करनी हैं क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिए अच्छी हैं, और वो चीज़ें करें जो आप करना चाहते हैं। वो भोजन चुनें जो आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं। ईश्वर को आभारपूर्वक धन्यवाद दें कि आपने इसे इस तरह खाना सीख लिया है कि पाचन पूर्ण होगा, और इसका एक मध्यम कौर लें। चबाने के कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित न करें। भोजन के स्वाद पर ध्यान दें और इसका स्वाद लें और आनंद लें, जब तक ये तरल अवस्था में ना आ जाए और अनैच्छिक निगलने से आपकी गले से नीचे ना चला जाए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना समय लगता है। समय के बारे में ना सोचें, स्वाद के बारे में सोचें। अपनी आँखों को मेज़ पर इधर-उधर भटकने ना दें, ये अनुमान लगाने के लिए कि आप अगला क्या खाएँगे। इस डर से चिंता ना करें कि पर्याप्त नहीं है और आपको हर चीज़ का हिस्सा नहीं मिलेगा। अगली चीज़ के स्वाद की प्रत्याशा न करें। अपने मन को उस स्वाद पर केंद्रित रखें जो आपके मुँह में है, और बस यही है। वैज्ञानिक और स्वस्थ भोजन एक आनंददायक प्रक्रिया है, जब आप इसे करना सीख लेते हैं और जब आप भोजन को बिना चबाए निगलने की बुरी पुरानी आदत को छोड़ देते हैं। खाने के दौरान ज़्यादा बातचीत करना सबसे अच्छा नहीं है। खुश रहें, लेकिन बातूनी ना हो। बातचीत बाद में करें। ज़्यादातर मामलों में सही खाने की आदत बनाने के लिए इच्छा शक्ति का कुछ उपयोग करना पड़ता है। निगलने की आदत अप्राकृतिक है और बिना शक ज़्यादातर डर का परिणाम है। डर कि हमारा भोजन छीन लिया जाएगा। डर कि हमें अच्छी चीज़ों का हिस्सा नहीं मिलेगा। डर कि हम कीमती समय खो देंगे। ये जल्दबाजी के कारण है। फिर मिठाई के लिए आने वाली स्वादिष्ट चीज़ों की प्रत्याशा है और जितनी जल्दी हो सके उनके पास पहुंचने की इच्छा, और मानसिक विचलन है, या खाते समय अन्य मामलों के बारे में सोचना। इन सबको दूर करना होगा। जब आपको लगे कि आपका मन भटक रहा है, तो रुकें। एक पल के लिए भोजन के बारे में सोचें और ये कितना अच्छा स्वाद देता है। भोजन के बाद होने वाले पूर्ण पाचन और आत्मसात के बारे में, और फिर से शुरू करें। बार बार शुरू करें। भले ही आपको एक ही भोजन के दौरान 20 बार ऐसा करना पड़े, और बार बार भले ही आपको हफ्तों और महीनों तक हर भोजन में ऐसा करना पड़े। ये पूरी तरह निश्चित है कि अगर आप दृढ़ रहते हैं, तो आप फ्लेचर हैबिट बना सकते हैं, और जब आपने इसे बना लिया, तो आपको एक ऐसी स्वस्थ खुशी का अनुभव होगा जो आपने पहले कभी नहीं जानी। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है और मुझे इसे तब तक छोड़ना नहीं चाहिए जब तक मैं इसे आपके मन में पूरी तरह स्थापित न कर दूं। सही सामग्री दी जाए, पूरी तरह तैयार की जाए, तो हेल्थ का सिद्धांत निश्चित रूप से आपको एक पूरी तरह स्वस्थ शरीर बनाएगा, और आप सामग्री को मेरे द्वारा बताए गए तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से पूरी तरह तैयार नहीं कर सकते। अगर आपको परफेक्ट हेल्थ चाहिए, तो आपको ठीक इसी तरह खाना होगा। आप ऐसा कर सकते हैं, और इसे करना केवल थोड़े से दृढ़ता की बात है। अगर आप इतनी सरल सी बात में खुद को नियंत्रित नहीं करेंगे कि भोजन को निगलना बंद करें, तो मानसिक नियंत्रण की बात करने का क्या फ़ायदा? अगर आप इतने कम समय, 15 या 20 मिनट के लिए भोजन के कार्य पर अपना मन केंद्रित नहीं रख सकते, खासकर जब स्वाद का सारा आनंद आपकी मदद कर रहा हो, तो कंसंट्रेशन की बात करने का क्या फ़ायदा? आगे बढ़ें और जीतें। कुछ हफ्तों या महीनों में, जैसा भी मामला हो, आप पाएंगे कि वैज्ञानिक खाने की आदत स्थापित हो रही है।
और जल्द ही आप मानसिक और शारीरिक रूप से इतनी शानदार स्थिति में होंगे कि कुछ भी आपको पुराने बुरे तरीके पर लौटने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। हमने देखा है कि अगर इंसान केवल परफेक्ट हेल्थ के थॉट्स सोचे, तो उसके आंतरिक फंक्शंस स्वस्थ तरीके से होंगे। और हमने देखा है कि हेल्थ के थॉट्स सोचने के लिए इंसान को स्वैच्छिक फंक्शंस को स्वस्थ तरीके से करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण स्वैच्छिक फंक्शन खाना है। और हम अब तक देखते हैं कि पूरी तरह स्वस्थ तरीके से खाने में कोई विशेष कठिनाई नहीं है। मैं यहाँ कब खाना है, क्या खाना है और कैसे खाना है के निर्देशों का सार उनके कारणों के साथ प्रस्तुत करूँगा। तब तक कभी ना खाएँ जब तक आपके पास अर्जित भूख ना हो, चाहे आपको कितने समय तक बिना भोजन के रहना पड़े। ये इस तथ्य पर आधारित है कि जब भी सिस्टम में भोजन की ज़रूरत होती है, अगर इसे पचाने की शक्ति है, तो सबकॉन्शियस माइंड भूख की सनसनी के माध्यम से इस ज़रूरत की घोषणा करता है। सच्ची भूख और अप्राकृतिक एपेटाइट से उत्पन्न होने वाली कुतरने और लालसा की सनसनी के बीच अंतर करना सीखें। भूख कभी भी अप्रिय अनुभूति नहीं होती, जो कमजोरी, बेहोशी या पेट में कुतरने की भावनाओं के साथ हो। ये एक सुखद, प्रत्याशी भोजन की इच्छा है और ज्यादातर मुंह और गले में महसूस होती है। ये निश्चित घंटों या निर्धारित अंतराल पर नहीं आती। ये केवल तब आती है जब सबकॉन्शियस माइंड भोजन को ग्रहण करने, पचाने और आत्मसात करने के लिए तैयार होता है। जो भी खाद्य पदार्थ आप चाहते हैं, उन्हें खाएं। अपने क्षेत्र में सामान्य उपयोग में आने वाले मुख्य खाद्य पदार्थों में से अपनी पसंद करें। सुप्रीम इंटेलिजेंस ने इंसान को इन खाद्य पदार्थों के चयन के लिए मार्गदर्शन किया है और ये सभी के लिए सही है। मैं निश्चित रूप से उन खाद्य पदार्थों की बात कर रहा हूं जो भूख को संतुष्ट करने के लिए जाते हैं, न कि उन चीजों की जो केवल एपेटाइट या बिगड़े स्वाद को संतुष्ट करने के लिए बनाई गई हैं। जनता को भूख को संतुष्ट करने के लिए मुख्य खाद्य पदार्थों का उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन करने वाला इंस्टिंक्ट एक डिवाइन इंस्टिंक्ट है। ईश्वर ने कोई गलती नहीं की है। अगर आप इन खाद्य पदार्थों को खाते हैं, तो आप गलत नहीं होंगे। अपने भोजन को हंसी खुशी आत्मविश्वास के साथ खाएं और हर कौर के स्वाद से जितना आनंद मिल सकता है, उसे प्राप्त करें। प्रत्येक कौर को तरल अवस्था तक चबाएं। प्रक्रिया के आनंद पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। ये एकमात्र तरीका है पूरी तरह पूर्ण और सफलतापूर्वक खाने का। और जब कोई चीज़ पूरी तरह सफलतापूर्वक की जाती है, तो सामान्य परिणाम असफल नहीं हो सकता। हेल्थ की प्राप्ति में नियम वही है जो धन की प्राप्ति में है। अगर आप प्रत्येक कार्य को अपने आप में सफल बनाते हैं, तो आपके सारे कार्यों का योग सफल होगा। जब आप मेरे द्वारा बताए गए मानसिक रुख और तरीके से खाते हैं, तो प्रक्रिया में कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता। ये पूरी तरह से किया जाता है और ये सफलतापूर्वक किया जाता है। और अगर खाना सफलतापूर्वक किया जाता है, तो पाचन, आत्मसात और एक स्वस्थ शरीर का निर्माण सफलतापूर्वक शुरू होता है। हम अगले सवाल पर विचार करेंगे कि भोजन की कितनी मात्रा चाहिए। भूख और रुचियां। इस सवाल का सही जवाब ढूंढना बहुत आसान है कि मुझे कितना खाना चाहिए। आपको तब तक कभी नहीं खाना चाहिए जब तक आपके पास अर्जित भूख ना हो, और जैसे ही आपको लगे कि आपकी भूख कम होने लगी है, आपको तुरंत खाना बंद कर देना चाहिए। कभी भी खुद को ज्यादा ना खाएं, कभी भी पूरी तरह तृप्त होने तक ना खाएं। जब आपको लगने लगे कि आपकी भूख संतुष्ट हो रही है, तो जान लें कि आपके पास पर्याप्त है। क्योंकि जब तक आपके पास पर्याप्त नहीं है, तब तक आपको भूख की सनसनी महसूस होती रहेगी। अगर आप पिछले अध्याय में बताए गए तरीके से खाते हैं, तो संभव है कि आप अपनी सामान्य मात्रा का आधा लेने से पहले ही संतुष्ट महसूस करने लगें। लेकिन फिर भी वहीं रुक जाए। चाहे डेजर्ट कितना ही आकर्षक हो, या पाई या पुडिंग कितनी ही लुभावनी हो, अगर आपको लगता है कि आपकी भूख थोड़ी सी भी कम हुई है, तो उसका एक कौर भी ना खाएं। जो कुछ भी आप भूख कम होने के बाद खाते हैं, वो स्वाद और एपिटाइट को संतुष्ट करने के लिए लिया जाता है, न कि भूख को। और ये प्रकृति द्वारा बिल्कुल भी नहीं मांगा जाता।
इसलिए ये अतिशयोक्ति है, मात्र अय्याशी, और ये नुकसान पहुंचाए बिना नहीं रह सकता। इस बिंदु को आपको बहुत सूक्ष्मता से देखना होगा, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों में केवल संवेदनात्मक संतुष्टि के लिए खाने की आदत बहुत गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। सामान्य डेजर्ट जैसे मीठे और लुभावने खाद्य पदार्थ केवल इस उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं कि लोग भूख संतुष्ट होने के बाद भी खाएं, और इसके सारे प्रभाव हानिकारक हैं। ऐसा नहीं है कि पाई और केक अस्वस्थ खाद्य पदार्थ हैं। अगर इन्हें भूख को संतुष्ट करने के लिए खाया जाए और एपिटाइट को संतुष्ट करने के लिए नहीं, तो ये आमतौर पर पूरी तरह स्वस्थ होते हैं। अगर आप पाई, केक, पेस्ट्री या पुडिंग चाहते हैं, तो अपने भोजन की शुरुआत इनसे करना बेहतर है, और सादे और कम स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों के साथ खत्म करना। हालांकि आप पाएंगे कि अगर आप पिछले अध्यायों में बताए गए तरीके से खाते हैं, तो सबसे सादा भोजन जल्द ही आपके लिए राजसी भोजन जैसा स्वाद देगा, क्योंकि आपकी स्वाद की भावना आपकी अन्य सभी इंद्रियों की तरह आपकी सामान्य स्थिति में सुधार के साथ इतनी तीव्र हो जाएगी कि आपको सामान्य चीजों में नए आनंद मिलेंगे। कोई लालची व्यक्ति कभी उस भोजन का आनंद नहीं लेता जैसा वो व्यक्ति लेता है जो केवल भूख के लिए खाता है, जो हर कौर से सबसे ज्यादा आनंद लेता है, और जैसे ही उसे लगता है कि उसकी भूख की धार कम हुई है, वो तुरंत रुक जाता है। भूख कम होने की पहली सूचना सबकॉन्शियस माइंड से संकेत है कि अब रुकने का समय है। जो औसत व्यक्ति इस जीवन योजना को अपनाता है, उसे ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि शरीर को पूर्ण स्थिति में रखने के लिए वास्तव में कितना कम भोजन चाहिए। मात्रा काम पर निर्भर करती है, इस पर कि कितना मांसपेशीय व्यायाम किया जाता है, और इस पर कि व्यक्ति कितना ठंड के संपर्क में है। लकड़हारा जो सर्दियों में जंगल में जाता है और सारा दिन अपनी कुल्हाड़ी चलाता है, वो 2 पूर्ण भोजन खा सकता है। लेकिन दिमागी काम करने वाला जो सारा दिन गर्म कमरे में कुर्सी पर बैठता है, उसे इसके 1/3 और अक्सर 10वें हिस्से की भी जरूरत नहीं होती। ज्यादातर लकड़हारे 2 या 3 गुना ज्यादा खाते हैं, और ज्यादातर दिमागी काम करने वाले प्रकृति की मांग से 3 से 10 गुना ज्यादा खाते हैं। और इस विशाल अतिरिक्त कचरे को उनके सिस्टम से निकालना जीवन शक्ति पर एक कर है, जो समय के साथ उनकी ऊर्जा को कम करता है और उन्हें तथाकथित बीमारी का आसान शिकार बना देता है। अपने भोजन के स्वाद से जितना संभव हो उतना आनंद लें, लेकिन कभी भी कुछ इसलिए ना खाएं क्योंकि उसका स्वाद अच्छा है। और जैसे ही आपको लगे कि आपकी भूख कम तीव्र हो रही है, खाना बंद कर दें। अगर आप एक पल के लिए विचार करें, तो आप देखेंगे कि आपके लिए भोजन के विभिन्न सवालों को सुलझाने का और कोई तरीका नहीं है, सिवाय इसके कि आप यहाँ बताई गई योजना को अपनाएं। खाने के उचित समय के बारे में ये तय करने का और कोई तरीका नहीं है, सिवाय इसके कि आपको तब खाना चाहिए जब आपके पास अर्जित भूख हो। ये एक स्वयंसिद्ध प्रस्ताव है कि यही खाने का सही समय है और कोई अन्य समय खाने का गलत समय है। क्या खाना है, इसके बारे में इटर्नल विजडम ने तय किया है कि जनता को उस क्षेत्र के मुख्य उत्पाद खाने चाहिए जिसमें वो रहते हैं। आपके क्षेत्र के मुख्य खाद्य पदार्थ आपके लिए सही खाद्य पदार्थ हैं, और इटर्नल विजडम जो जनता के मन के माध्यम से काम करता है, ने उन्हें सिखाया है कि इन खाद्य पदार्थों को खाना पकाने और अन्य तरीकों से सबसे अच्छे तरीके से कैसे तैयार करना है और कैसे खाना है। इसके बारे में आप जानते हैं कि आपको अपने भोजन को चबाना होगा, और अगर इसे चबाना होगा तो तर्क हमें बताता है कि जितना अधिक पूर्ण और सही ये कार्य होगा, उतना ही बेहतर। मैं दोहराता हूं कि किसी भी चीज में सफलता प्रत्येक अलग कार्य को अपने आप में सफल बनाने से प्राप्त होती है। अगर आप प्रत्येक कार्य, चाहे वो कितना ही छोटा और महत्वहीन हो, को पूरी तरह सफल बनाते हैं, तो आपका दिन का काम कुल मिलाकर असफल नहीं हो सकता। अगर आप प्रत्येक दिन के कार्यों को सफल बनाते हैं, तो आपकी लाइफ का कुल योग असफल नहीं हो सकता। एक बड़ी सफलता कई छोटी चीजों को करने का परिणाम है, और प्रत्येक को
पूरी तरह सफल तरीके से करना। अगर हर थॉट एक स्वस्थ थॉट है और अगर आपकी लाइफ का हर कार्य स्वस्थ तरीके से किया जाता है, तो आपको जल्द ही परफेक्ट हेल्थ प्राप्त होगा। खाने के कार्य को इससे अधिक सफलतापूर्वक और जीवन के नियमों के साथ अधिक सामंजस्य में करने का कोई तरीका नहीं बनाया जा सकता, सिवाय इसके कि हर कौर को तरल अवस्था तक चबाएं, स्वाद का पूरी तरह आनंद लें और इस दौरान हंसी खुशी आत्मविश्वास बनाए रखें। इस प्रक्रिया में कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता। अगर कुछ भी कम किया जाता है, तो प्रक्रिया पूरी तरह स्वस्थ नहीं होगी। कितना खाना है? इस मामले में आप देखेंगे कि मेरे द्वारा बताए गए मार्गदर्शक से अधिक प्राकृतिक, सुरक्षित और भरोसेमंद कोई और मार्गदर्शक नहीं हो सकता। जैसे ही आपको लगे कि आपकी भूख कम होने लगी है, तुरंत खाना बंद कर दें। सबकॉन्शियस माइंड पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है कि वो हमें बताएगा कि भोजन कब चाहिए, और इसे उतना ही भरोसेमंद रूप से भरोसा किया जा सकता है कि वो हमें सूचित करेगा जब जरूरत पूरी हो गई है। अगर सारा भोजन भूख के लिए खाया जाता है और कोई भोजन केवल स्वाद को संतुष्ट करने के लिए नहीं लिया जाता, तो आप कभी भी ज्यादा नहीं खाएंगे। और अगर आप जब भी अर्जित भूख हो तब खाते हैं, तो आप हमेशा पर्याप्त खाएंगे। अगले अध्याय में दिए गए सार को ध्यान से पढ़कर आप देखेंगे कि पूरी तरह स्वस्थ तरीके से खाने की आवश्यकताएं वास्तव में बहुत कम और सरल हैं। प्राकृतिक तरीके से पीने का मामला यहाँ कुछ शब्दों में समाप्त किया जा सकता है। अगर आप बिल्कुल और कठोरता से वैज्ञानिक होना चाहते हैं, तो केवल पानी पिए। केवल तब पिए जब आपको प्यास लगे। जब भी आपको प्यास लगे तब पिए। और जैसे ही आपको लगे कि आपकी प्यास कम होने लगी है, तुरंत रुक जाए। लेकिन अगर आप खाने के मामले में सही तरीके से जी रहे हैं, तो पीने के मामले में तपस्वीपन या बड़ा आत्मनियंत्रण करने की जरूरत नहीं होगी। आप कभी-कभार कमजोर कॉफी का एक कप बिना नुकसान के पी सकते हैं। आप उचित हद तक अपने आसपास के लोगों के रीति रिवाजों का पालन कर सकते हैं। सोडा फाउंटेन की आदत ना डालें। केवल अपने तालू को मीठे तरल पदार्थों से गुदगुदाने के लिए न पिए। सुनिश्चित करें कि जब भी आपको प्यास लगे, आप पानी पिए। कभी भी इतने आलसी, उदासीन या व्यस्त ना हो कि आपको थोड़ी सी भी प्यास लगने पर पानी पीने न जाए। अगर आप इस नियम का पालन करते हैं, तो आपको अजीब और अप्राकृतिक पेय लेने की इच्छा कम होगी। केवल प्यास को संतुष्ट करने के लिए पिए। जब भी आपको प्यास लगे, तब पिए। और जैसे ही आपको लगे कि प्यास कम हो रही है, पीना बंद कर दें। ये शरीर को उसकी आंतरिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक तरल सामग्री प्रदान करने का पूरी तरह स्वस्थ तरीका है। संक्षेप में, एक कॉस्मिक लाइफ है जो विश्व के खाली स्थानों को फैलती, समाती और भरती है, और सभी चीजों में और उनके माध्यम से है। ये लाइफ केवल एक कंपन या ऊर्जा का रूप है नहीं है। ये एक जीवंत सब्सटेंस है। सारी चीजें इससे बनी हैं। ये सब कुछ है और सब में है। ये सब्सटेंस सोचता है, और ये उस रूप को ले लेता है जिसके बारे में ये सोचता है। इस सब्सटेंस में किसी रूप का थॉट उस रूप को बनाता है। किसी गति का थॉट उस गति को शुरू करता है। दृश्य विश्व अपने सारे रूपों और गतियों के साथ इसलिए मौजूद है क्योंकि ये ओरिजिनल सब्सटेंस के थॉट में है। इंसान ओरिजिनल सब्सटेंस का एक रूप है और मूल थॉट्स सोच सकता है, और अपने भीतर इंसान के थॉट्स में नियंत्रण या निर्माण करने की शक्ति होती है। किसी स्थिति का थॉट उस स्थिति को उत्पन्न करता है। किसी गति का थॉट उस गति को शुरू करता है। जब तक इंसान बीमारी की स्थितियों और गतियों के बारे में सोचता है, तब तक बीमारी की स्थितियां और गतियां उसके भीतर मौजूद रहेंगी। अगर इंसान केवल परफेक्ट हेल्थ के बारे में सोचे, तो उसके भीतर हेल्थ का सिद्धांत सामान्य स्थितियों को बनाए रखेगा। स्वस्थ होने के लिए इंसान को परफेक्ट हेल्थ की एक संकल्पना बनानी होगी, और अपने और सभी चीजों के बारे में उस संकल्पना के साथ सामंजस्य रखने वाले थॉट्स रखने होंगे। उसे केवल स्वस्थ स्थितियों और फंक्शनिंग के बारे में सोचना होगा। उसे कभी भी अस्वस्थ या असामान्य स्थितियों या फंक्शनिंग के थॉट को
अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए। केवल स्वस्थ स्थितियों और फंक्शनिंग के बारे में सोचने के लिए इंसान को जीवन के स्वैच्छिक कार्यों को पूरी तरह स्वस्थ तरीके से करना होगा। वो परफेक्ट हेल्थ के थॉट्स तब तक नहीं सोच सकता जब तक उसे पता है कि वो गलत या अस्वस्थ तरीके से जी रहा है, या जब तक उसे संदेह है कि वो स्वस्थ तरीके से जी रहा है या नहीं। इंसान परफेक्ट हेल्थ के थॉट्स तब तक नहीं सोच सकता जब तक उसके स्वैच्छिक फंक्शंस बीमार व्यक्ति के तरीके से किए जाते हैं। जीवन के स्वैच्छिक फंक्शंस खाना, पीना, सांस लेना और सोना है। जब इंसान केवल स्वस्थ स्थितियों और फंक्शनिंग के बारे में सोचता है और इन बाहरी कार्यों को पूरी तरह स्वस्थ तरीके से करता है, तो उसे परफेक्ट हेल्थ मिलना ही होगा। खाने में इंसान को अपनी भूख से मार्गदर्शन लेना सीखना होगा। उसे भूख और एपिटाइट के बीच और भूख और आदत की लालसाओं के बीच अंतर करना होगा। उसे कभी भी तब तक नहीं खाना चाहिए जब तक उसे अर्जित भूख न हो। उसे सीखना होगा कि प्राकृतिक नींद के बाद सच्ची भूख कभी मौजूद नहीं होती, और सुबह जल्दी भोजन की मांग पूरी तरह आदत और एपिटाइट की बात है। और उसे प्राकृतिक नियम का उल्लंघन करके दिन की शुरुआत भोजन से नहीं करनी चाहिए। उसे तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक उसे अर्जित भूख ना हो, जो ज़्यादातर मामलों में उसके पहले भोजन को दोपहर के समय लाएगी। चाहे उसकी स्थिति, पेशा या परिस्थितियाँ कुछ भी हों, उसे ये नियम बनाना होगा कि वो तब तक नहीं खाएगा जब तक उसे अर्जित भूख न हो। और उसे याद रखना चाहिए कि भूखा होने के बाद कई घंटों तक उपवास करना उससे पहले खाने से कहीं बेहतर है, जब उसे भूख शुरू भी नहीं हुई हो। कुछ घंटों तक भूखा रहने से आपको नुकसान नहीं होगा, भले ही आप कठिन काम कर रहे हों, लेकिन बिना भूख के पेट भरना आपको नुकसान पहुंचाएगा, चाहे आप काम कर रहे हों या नहीं। अगर आप कभी भी तब तक नहीं खाते जब तक आपके पास अर्जित भूख ना हो, तो आप निश्चित हो सकते हैं कि खाने के समय के मामले में आप पूरी तरह स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ये एक स्वयं सिद्ध प्रस्ताव है। क्या खाना है, इसके बारे में इंसान को उस इंटेलिजेंस से मार्गदर्शन लेना होगा जिसने व्यवस्था की है कि पृथ्वी के किसी विशेष हिस्से के लोग उस क्षेत्र के मुख्य उत्पादों पर जिएं जिनमें वो रहते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखें और हर तरह के फूड साइंस को अनदेखा करें। पके और कच्चे खाद्य पदार्थों, सब्जियों और मांस, या आपके लिए कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की जरूरत के सापेक्ष गुणों के विवादों पर जरा भी ध्यान न दें। केवल तब खाएं जब आपके पास अर्जित भूख हो, और फिर उस क्षेत्र की जनता के सामान्य खाद्य पदार्थों को लें जिसमें आप रहते हैं, और पूर्ण विश्वास रखें कि ये आपके लिए सही खाद्य पदार्थ हैं। अगर आप सादे खाद्य पदार्थों के लिए भूख या स्वाद नहीं रखते, तो बिल्कुल न खाएं। तब तक इंतजार करें जब तक सादा भोजन आपको अच्छा न लगे, और फिर अपने भोजन की शुरुआत उससे करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। कैसे खाना है, इसके बारे में इंसान को तर्क से मार्गदर्शन लेना होगा। हम देख सकते हैं कि व्यवसाय और ऐसी ही चीज़ों के बारे में गलत सोच से उत्पन्न जल्दबाजी और चिंता की असामान्य अवस्थाओं ने हमें बहुत तेज़ी से खाने और बहुत कम चबाने की आदत बना दी है। तर्क हमें बताता है कि भोजन को चबाना चाहिए, और जितना अधिक पूरी तरह इसे चबाया जाए, उतना ही बेहतर ये पाचन की रसायन शास्त्र के लिए तैयार होता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति धीरे-धीरे खाता है और अपने भोजन को तरल अवस्था तक चबाता है, प्रक्रिया पर ध्यान देता है और उस पर अपना पूरा ध्यान देता है, वो उस व्यक्ति की तुलना में स्वाद का अधिक आनंद लेगा, जो अपने भोजन को निगल लेता है और उसका मन किसी और चीज़ पर होता है। पूरी तरह स्वस्थ तरीके से खाने के लिए इंसान को कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, हँसी-खुशी, आनंद और आत्मविश्वास के साथ। उसे अपने भोजन का स्वाद लेना होगा और प्रत्येक कौर को तरल अवस्था में आने तक चबाना होगा। उपरोक्त निर्देश अगर पालन किए जाए, तो खाने का फंक्शन पूरी तरह पूर्ण कर देते हैं। इसमें कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता। कितना खाना है, इस मामले में इंसान को उसी आंतरिक इंटेलिजेंस या हेल्थ के सिद्धांत से मार्गदर्शन लेना होगा जो उसे बताता है कि भोजन कब चाहिए।
उसे उसी क्षण खाना बंद करना होगा जब उसे लगे कि भूख कम हो रही है। उसे स्वाद को संतुष्ट करने के लिए इससे आगे नहीं खाना चाहिए। अगर वो उस क्षण खाना बंद कर देता है जब भोजन की आंतरिक मांग खत्म हो जाती है, तो वो कभी भी ज़्यादा नहीं खाएगा और शरीर को भोजन प्रदान करने का फंक्शन पूरी तरह स्वस्थ तरीके से होगा। प्राकृतिक रूप से खाने का मामला बहुत सरल है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कोई भी आसानी से अभ्यास में न ला सके। ये विधि अगर लागू की जाए तो निश्चित रूप से पूर्ण पाचन और आत्मसात का परिणाम देगी और इस मामले को लेकर सारी चिंता और सावधानी भरे विचारों को तुरंत मन से हटाया जा सकता है। जब भी आपके पास अर्जित भूख हो, आभार के साथ वही खाएं जो आपके सामने रखा गया है। प्रत्येक कौर को तरल अवस्था तक चबाएं और जब आपको लगे कि आपकी भूख की धार कम हो गई है, तब रुक जाइए। मानसिक रुख का महत्व इतना है कि इसके लिए एक अतिरिक्त शब्द उचित है। खाते समय, जैसे हर समय, केवल स्वस्थ स्थितियों और सामान्य फंक्शनिंग के बारे में सोचें। जो आप खाते हैं, उसका आनंद लें। अगर आप मेज़ पर बातचीत करते हैं, तो भोजन की अच्छाई और उससे मिलने वाले आनंद के बारे में बात करें। कभी ना कहें कि आपको ये या वो पसंद नहीं है। केवल उन चीज़ों के बारे में बोलें जो आपको पसंद हैं। खाद्य पदार्थों की स्वस्थता या अस्वस्थता पर कभी चर्चा न करें। अस्वस्थता के बारे में बिल्कुल ना बोलें और न ही सोचें। अगर मेज़ पर कुछ ऐसा है जिसके लिए आप परवाह नहीं करते, तो उसे चुपचाप या प्रशंसा के पूर्ण एक शब्द के साथ छोड़ दें। कभी किसी चीज़ की आलोचना या विरोध न करें। अपने भोजन को खुशी और एकाग्रता के साथ खाएं, ईश्वर की प्रशंसा और आभार व्यक्त करते हुए। आपका नारा दृढ़ता हो। जब भी आप जल्दबाजी में खाने या गलत थॉट और बातचीत के पुराने तरीके में पड़ जाएं, तो खुद को रोकें और फिर से शुरू करें। आपके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप एक आत्मनियंत्रित और आत्मनिर्देशित व्यक्ति बने और आप कभी भी ऐसा बनने की उम्मीद नहीं कर सकते जब तक आप इतने सरल और मूलभूत मामले में, जैसे कि खाने का तरीका और विधि, में खुद को नियंत्रित न करें। अगर आप इसमें खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप किसी भी ऐसी चीज में खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते जो सार्थक हो। दूसरी ओर, अगर आप उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हैं, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि जहां तक सही सोच और सही खाने का सवाल है, आप पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से जी रहे हैं। और आप ये भी निश्चित हो सकते हैं कि अगर आप अगले अध्यायों में बताए गए अभ्यासों को करते हैं, तो आप जल्द ही अपने शरीर को परफेक्ट हेल्थ की स्थिति में बना लेंगे। सांस लेना। सांस लेने का फंक्शन एक महत्वपूर्ण कार्य है और ये लाइफ की निरंतरता से तुरंत संबंधित है। हम कई घंटों तक बिना सोए और कई दिनों तक बिना खाए पिए जी सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए केवल कुछ मिनट ही जीवित रह सकते हैं। सांस लेने का कार्य अनैच्छिक है, लेकिन इसका तरीका और इसके स्वस्थ प्रदर्शन के लिए उचित परिस्थितियों का प्रावधान इच्छा के दायरे में आता है। इंसान अनैच्छिक रूप से सांस लेना जारी रखेगा, लेकिन वो स्वेच्छा से तय कर सकता है कि उसे क्या सांस लेना है और कितनी गहराई और पूर्णता से सांस लेना है। और वो अपनी इच्छा से शारीरिक तंत्र को इस फंक्शन के पूर्ण प्रदर्शन के लिए सही स्थिति में रख सकता है। अगर आप पूरी तरह स्वस्थ तरीके से सांस लेना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि सांस लेने में उपयोग होने वाला शारीरिक तंत्र अच्छी स्थिति में रखा जाए। आपको अपनी रीढ़ को मध्यम रूप से सीधा रखना होगा और अपनी छाती की मांसपेशियों को लचीला और स्वतंत्र रखना होगा। अगर आपके कंधे बहुत आगे की ओर झुके हुए हैं और आपकी छाती खोखली और कठोर है, तो आप सही तरीके से सांस नहीं ले सकते। काम के दौरान थोड़ा झुककर बैठना या खड़े होना खोखली छाती का कारण बनता है। भारी वजन उठाना या हल्के वजन भी ऐसा ही करता है। लगभग सभी प्रकार के काम की प्रवृत्ति कंधों को आगे खींचने, रीढ़ को मोड़ने और छाती को सपाट करने की होती है। और अगर छाती बहुत सपाट हो जाती है, तो पूर्ण और गहरी सांस लेना असंभव हो जाता है और परफेक्ट हेल्थ की संभावना खत्म हो जाती है। काम के दौरान झुकने के प्रभाव को रोकने के लिए विभिन्न जिम्नास्टिक एक्सरसाइजेज बनाए गए हैं, जैसे कि स्विंग या
ट्रैपीज बार से हाथों से लटकना या कुर्सी पर बैठकर पैरों को किसी भारी फर्नीचर के नीचे रखकर पीछे की ओर झुकना जब तक सिर फर्श को न छू ले, इत्यादि। ये अपने तरीके से अच्छे हैं, लेकिन बहुत कम लोग इन्हें इतने लंबे समय तक और नियमित रूप से करेंगे कि शारीरिक बनावट में कोई वास्तविक सुधार हो सके। किसी भी तरह के हेल्थ एक्सरसाइज करना बोझिल और अनावश्यक है। एक अधिक प्राकृतिक, सरल और कहीं बेहतर तरीका है। ये बेहतर तरीका है कि आप खुद को सीधा रखें और गहरी सांस लें। अपनी मानसिक संकल्पना यह बनाएं कि आप एक पूरी तरह सीधे व्यक्ति हैं, और जब भी ये बात आपके मन में आए, तो सुनिश्चित करें कि आप तुरंत अपनी छाती को फैलाएं, अपने कंधों को पीछे करें और सीधे हो जाएं। जब भी आप ऐसा करें, धीरे-धीरे सांस लें, जब तक कि आप अपने फेफड़ों को उनकी पूरी क्षमता तक न भर लें। जितना संभव हो उतनी हवा भरें और इसे फेफड़ों में एक पल के लिए रोककर अपने कंधों को और पीछे करें और अपनी छाती को फैलाएं। साथ ही अपनी रीढ़ को कंधों के बीच आगे खींचने की कोशिश करें। फिर हवा को आसानी से छोड़ दें। ये एक महान व्यायाम है छाती को पूर्ण, लचीला और अच्छी स्थिति में रखने के लिए। सीधे हो जाएं, अपने फेफड़ों को पूरी तरह भरें, अपनी छाती को फैलाएं और अपनी रीढ़ को सीधा करें और आसानी से सांस छोड़ें। और इस व्यायाम को आपको हर समय, हर जगह तब तक दोहराना होगा जब तक ये आपकी आदत ना बन जाए। आप इसे आसानी से कर सकते हैं। जब भी आप बाहर ताज़ी, शुद्ध हवा में कदम रखें, सांस लें। जब आप काम पर हों और अपने और अपनी स्थिति के बारे में सोचें, सांस लें। जब आप लोगों के बीच हों और आपको ये बात याद आए, सांस लें। जब आप रात में जाग रहे हों, सांस लें। चाहे आप कहीं भी हों या कुछ भी कर रहे हों, जब भी ये विचार आपके मन में आए, सीधे हो जाए और सांस लें। अगर आप अपने काम से आने-जाने के लिए पैदल चलते हैं, तो पूरे रास्ते में ये व्यायाम करें। ये जल्द ही आपके लिए आनंददायक बन जाएगा। आप इसे हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि आनंद की बात के रूप में करेंगे। इसे हेल्थ एक्सरसाइज न मानें। हेल्थ एक्सरसाइज कभी ना करें, न ही जिम्नास्टिक करें, ताकि आप स्वस्थ हों। ऐसा करना बीमारी को वर्तमान तथ्य या संभावना के रूप में मान्यता देना है, जो ठीक वही है जो आपको नहीं करना चाहिए। जो लोग हमेशा अपने हेल्थ के लिए व्यायाम करते हैं, वो हमेशा बीमारी के बारे में सोचते हैं। आपको अपनी रीढ़ को सीधा और मजबूत रखने पर गर्व होना चाहिए, उतना ही जितना आपको अपना चेहरा साफ रखने पर होता है। अपनी रीढ़ को सीधा रखें और अपनी छाती को पूर्ण और लचीला रखें। उसी कारण से जिस कारण आप अपने हाथ साफ रखते हैं और अपने नाखूनों को सुंदर बनाते हैं, क्योंकि ऐसा न करना लापरवाही है। इसे बिना बीमारी के थॉट के करें, चाहे वो वर्तमान हो या संभावित। आपको या तो टेढ़ा और भद्दा होना होगा या सीधा। और अगर आप सीधे हैं, तो आपकी सांस अपने आप ठीक हो जाएगी। हेल्थ एक्सरसाइजेस का मामला अगले अध्याय में फिर से उल्लेख किया जाएगा। हालांकि यह आवश्यक है कि आप हवा सांस लें। प्रकृति का इरादा प्रतीत होता है कि फेफड़ों को ऐसी हवा मिले जिसमें ऑक्सीजन का नियमित प्रतिशत हो और जो अन्य गैसों या किसी भी तरह के कचरे से बहुत अधिक दूषित ना हो। अपने आप को ये सोचने की अनुमति न दें कि आपको वहाँ रहना या काम करना मजबूरी है, जहाँ सांस लेने के लिए हवा उपयुक्त नहीं है। अगर आपके घर को ठीक से हवादार नहीं किया जा सकता, तो दूसरा घर लें। और अगर आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ हवा खराब है, तो दूसरी नौकरी लें। आप ऐसा कर सकते हैं। इस श्रृंखला के पिछले खंड द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में दिए गए तरीकों का अभ्यास करके अगर कोई भी खराब हवा में काम करने के लिए सहमत नहीं होगा, तो नियोक्ता जल्दी ही सुनिश्चित करेंगे कि सभी काम के कमरे ठीक से हवादार हों। सबसे खराब हवा वो है जिसमें सांस लेने से ऑक्सीजन खत्म हो गया हो, जैसे कि चर्चों और थिएटरों की, जहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और हवा का निकास और आपूर्ति खराब होती है। इसके बाद वो हवा है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा अन्य गैसें हों, सीवर गैस और सड़ने वाली चीजों से निकलने वाली दुर्गंध, धूल या कार्बनिक पदार्थों के कणों से भारी हवा को इनसे बेहतर सहन किया जा सकता है।
कार्बनिक पदार्थों के छोटे कण, जो भोजन नहीं है, आमतौर पर फेफड़ों से बाहर निकाल दिए जाते हैं, लेकिन गैसें रक्त में चली जाती हैं। मैं सावधानी से कहता हूँ, भोजन के अलावा हवा काफ़ी हद तक एक भोजन है। ये सबसे जीवंत चीज़ है जिसे हम अपने शरीर में लेते हैं। हर सांस में लाखों सूक्ष्म जीव आते हैं, जिनमें से कई आत्मसात हो जाते हैं। मिट्टी, घास, पेड़, फूल, पौधे और खाना पकाने के खाद्य पदार्थों की सुगंध अपने आप में भोजन है। ये उन पदार्थों के छोटे कण हैं जिनसे वो आते हैं, और अक्सर इतने पतले होते हैं कि वो फेफड़ों से सीधे रक्त में चले जाते हैं और बिना पाचन के आत्मसात हो जाते हैं। और वातावरण उस वन ओरिजिनल सब्सटेंस से भरा हुआ है, जो लाइफ ही है। जब भी आप अपनी सांस के बारे में सोचें, तो सचेत रूप से इसे पहचानें और सोचें कि आप इटर्नल लाइफ को सांस ले रहे हैं। आप वास्तव में ऐसा कर रहे हैं, और सचेत पहचान इस प्रक्रिया में मदद करती है। सुनिश्चित करें कि आप जहरीली गैसों वाली हवा न सांस लें, और न ही उस हवा को दोबारा सांस लें जो आपके या दूसरों द्वारा पहले से इस्तेमाल हो चुकी हो। सही ढंग से सांस लेने का मामला बस इतना ही है। अपनी रीढ़ को सीधा और अपनी छाती को लचीला रखें और शुद्ध हवा सांस लें, आभार के साथ इस तथ्य को पहचानते हुए कि आप इटर्नल लाइफ को सांस ले रहे हैं। ये मुश्किल नहीं है, और इन चीज़ों से आगे अपनी सांस के बारे में ज़्यादा न सोचें, सिवाय इसके कि ईश्वर को धन्यवाद दें कि आपने इसे पूरी तरह करने का तरीका सीख लिया है। नींद। नींद में जीवन शक्ति का नवीकरण होता है। हर जीवित प्राणी सोता है। मनुष्य, जानवर, सरीसृप, मछलियाँ और कीड़े सोते हैं, और यहाँ तक कि पौधों में भी नियमित रूप से विश्राम की अवधियाँ होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नींद में हम प्रकृति के लाइफ के सिद्धांत के साथ ऐसे संपर्क में आते हैं कि हमारी अपनी लाइफ का नवीकरण हो सकता है। नींद में ही मनुष्य का मस्तिष्क जीवन शक्ति से रिचार्ज होता है, और उसके भीतर हेल्थ का सिद्धांत नई ताकत प्राप्त करता है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम प्राकृतिक, सामान्य और पूरी तरह स्वस्थ तरीके से सोएं। नींद का अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि सांस लेना जागने की स्थिति की तुलना में कहीं अधिक गहरा और अधिक बलशाली और लयबद्ध होता है। सोते समय जागने की तुलना में कहीं अधिक हवा अंदर ली जाती है, और ये हमें बताता है कि हेल्थ का सिद्धांत नवीकरण की प्रक्रिया के लिए वातावरण में किसी तत्व की बड़ी मात्रा की मांग करता है। अगर आप नींद को प्राकृतिक परिस्थितियों से घेरना चाहते हैं, तो पहला कदम ये सुनिश्चित करना है कि आपके पास सांस लेने के लिए ताज़ी और शुद्ध हवा की असीमित आपूर्ति हो। चिकित्सकों ने पाया है कि बाहर की शुद्ध हवा में सोना फेफड़ों की समस्याओं के उपचार में बहुत प्रभावी है, और इस पुस्तक में बताए गए जीने और सोचने के तरीके के साथ मिलकर आप पाएंगे कि ये हर अन्य प्रकार की समस्या को ठीक करने में भी उतना ही प्रभावी है। सांस लेने के लिए शुद्ध हवा प्राप्त करने के मामले में कोई आधे अधूरे उपाय न करें। अपने शयनकक्ष को पूरी तरह हवादार करें, इतना पूरी तरह कि ये व्यावहारिक रूप से बाहर सोने जैसा हो। एक दरवाज़ा या खिड़की पूरी तरह खोलें। अगर संभव हो तो कमरे के दोनों तरफ एक-एक खोलें। अगर कमरे में हवा का अच्छा प्रवाह नहीं हो सकता, तो अपने बिस्तर का सिरा खुली खिड़की के पास खींच लें, ताकि बाहर की हवा आपके चेहरे पर पूरी तरह आए। मौसम चाहे कितना ठंडा या अप्रिय हो, एक खिड़की खुली रखें, और पूरी तरह खुली, और कमरे में शुद्ध हवा का प्रवाह बनाने की कोशिश करें। अगर ज़रूरी हो तो गर्म रहने के लिए बिस्तर पर ढेर सारे कपड़े डाल लें, लेकिन बाहर से ताज़ी हवा की असीमित आपूर्ति रखें। ये स्वस्थ नींद के लिए पहली बड़ी आवश्यकता है। मस्तिष्क और तंत्रिका केंद्र पूरी तरह जीवन शक्ति से भर नहीं सकते अगर आप मृत या स्थिर हवा में सोते हैं। आपको जीवंत वातावरण चाहिए, जो प्रकृति के लाइफ के सिद्धांत से जीवंत हो। मैं दोहराता हूँ, इस मामले में कोई समझौता न करें। अपने शयनकक्ष को पूरी तरह हवादार करें और सुनिश्चित करें कि सोते समय उसमें बाहर की हवा का प्रवाह हो। आप पूरी तरह स्वस्थ तरीके से नहीं सो रहे हैं अगर आप अपने शयनकक्ष के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी। ताज़ी हवा लें,
अगर आप ऐसी जगह हैं जहां ताज़ी हवा नहीं है, तो दूसरी जगह चले जाएं। अगर आपका शयन कक्ष हवादार नहीं हो सकता, तो दूसरा घर लें। नींद के लिए अगली महत्वपूर्ण चीज़ है वो मानसिक रुख, जिसके साथ आप सोने जाते हैं। बुद्धिमानी और उद्देश्यपूर्ण ढंग से सोना अच्छा है, ये जानते हुए कि आप इसे क्यों कर रहे हैं। लेटते समय सोचें कि नींद एक अचूक जीवन शक्ति प्रदान करने वाली है, और पूर्ण विश्वास के साथ सोने जाइए कि आपकी ताकत का नवीकरण होगा, कि आप ताजगी और हेल्थ से भरे हुए जागेंगे। अपने खाने की तरह नींद में भी उद्देश्य डालें। विश्राम करने जाते समय इस पर कुछ मिनटों तक ध्यान दें। उदास या निराश भावना के साथ अपने बिस्तर पर न जाएं। वहां हंसी खुशी जाए पूर्ण होने के लिए। सोने जाते समय आभार के व्यायाम को न भूलें। अपनी आंखें बंद करने से पहले ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको परफेक्ट हेल्थ का रास्ता दिखाया, और इस आभारी थॉट को अपने मन में सबसे ऊपर रखते हुए सो जाए। सोने से पहले आभार की प्रार्थना एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपके भीतर हेल्थ के सिद्धांत को उसके स्रोत के साथ संनाद करती है, जिससे उसे अचेतन की शांति में नई शक्ति प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह स्वस्थ नींद की आवश्यकताएं कठिन नहीं हैं। पहला, ये सुनिश्चित करना कि आप सोते समय बाहर की शुद्ध हवा सांस लें। और दूसरा, बिस्तर पर जाते समय कुछ मिनटों के आभारी चिंतन के साथ विदिन को लिविंग सब्सटेंस के साथ जोड़ना। इन आवश्यकताओं का पालन करें, आभारी और आत्मविश्वासपूर्ण मन के साथ सोएं, और सब कुछ ठीक होगा। अगर आपको अनिद्रा है, तो इसे अपनी चिंता न बनने दें। जब आप जाग रहे हों, हेल्थ की अपनी संकल्पना बनाएं। आपके पास उपलब्ध प्रचुर लाइफ पर आभार के साथ चिंतन करें। सांस लें और पूर्ण आत्मविश्वास महसूस करें कि आप उचित समय पर सो जाएंगे, और आप सो जाएंगे। अनिद्रा हर अन्य बीमारी की तरह इस पुस्तक में वर्णित थॉट और कार्य की प्रक्रिया द्वारा हेल्थ के सिद्धांत को पूर्ण रचनात्मक गतिविधि में लाने के सामने झुक जाएगी। अब पाठक समझ जाएगा कि जीवन के स्वैच्छिक फंक्शंस को पूरी तरह स्वस्थ तरीके से करना बिल्कुल भी बोझिल या अप्रिय नहीं है। पूरी तरह स्वस्थ तरीका सबसे आसान, सबसे सरल, सबसे प्राकृतिक और सबसे सुखद तरीका है। हेल्थ की खेती कला कठिनाई या कठोर परिश्रम का काम नहीं है। आपको केवल हर तरह के कृत्रिम रीति रिवाजों को छोड़ना है, और सबसे प्राकृतिक और आनंददायक तरीके से खाना, पीना, सांस लेना और सोना है। और अगर आप ऐसा करते हैं, केवल हेल्थ के बारे में सोचते हुए, तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे। पूरक निर्देश। स्वास्थ्य की संकल्पना बनाते समय आपको इस तरह सोचना आवश्यक है कि आप पूरी तरह स्वस्थ और बहुत मजबूत होने पर कैसे जिएंगे और काम करेंगे। अपने आप को एक पूरी तरह स्वस्थ और बहुत मजबूत व्यक्ति की तरह काम करते हुए कल्पना करें, जब तक कि आपके पास इस बात की स्पष्ट संकल्पना ना हो कि आप स्वस्थ होने पर क्या होंगे। फिर इस संकल्पना के साथ सामंजस्य में एक मानसिक और शारीरिक रुख अपनाएं, और इस रुख से कभी ना हटें। आपको अपने थॉट में अपने आप को उस चीज़ के साथ एक करना होगा जो आप चाहते हैं, और आप जिस स्थिति या अवस्था के साथ अपने आप को थॉट में एक करते हैं, वो जल्द ही आपके शरीर में भी एक हो जाएगी। वैज्ञानिक तरीका ये है कि आप हर उस चीज़ से संबंध तोड़ दें जो आप नहीं चाहते, और हर उस चीज़ के साथ संबंध बनाएं जो आप चाहते हैं। परफेक्ट हेल्थ की एक संकल्पना बनाएं, और शब्द, कार्य और रुख में इस संकल्पना के साथ अपने आप को जोड़ें। अपनी वाणी पर ध्यान दें। हर शब्द को परफेक्ट हेल्थ की संकल्पना के साथ सामंजस्य में रखें। कभी शिकायत ना करें। ऐसी बातें कभी ना कहें, मैंने कल रात अच्छी नींद नहीं ली, मेरे पेट में दर्द है, मुझे आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इत्यादि। इसके बजाय कहें, मैं आज रात अच्छी नींद की उम्मीद कर रहा हूँ, मैं देख सकता हूँ कि मैं तेजी से प्रगति कर रहा हूँ, और ऐसी ही अर्थ वाली बातें। जहां तक बीमारी से जुड़ी हर चीज का सवाल है, आपका तरीका उसे भूल जाना है। और जहां तक हेल्थ से जुड़ी हर चीज का सवाल है, आपका तरीका अपने आप को थॉट और वाणी में उसके साथ एक करना है।
ये सारी बात संक्षेप में यही है। थॉट, शब्द और कार्य में अपने आप को हेल्थ के साथ एक करें और बीमारी के साथ न तो थॉट, न शब्द, न ही कार्य से अपने आप को जोड़ें। डॉक्टर की किताबें या चिकित्सा साहित्य या उन लोगों के साहित्य को न पढ़ें जिनके सिद्धांत यहाँ बताए गए सिद्धांतों से टकराते हैं। ऐसा करना निश्चित रूप से आपके उस जीवन शैली में विश्वास को कमजोर करेगा जिसमें आप प्रवेश कर चुके हैं और आपको फिर से बीमारी के साथ मानसिक संबंध में ला देगा। ये पुस्तक वास्तव में आपको वह सब कुछ देती है जो आवश्यक है। कोई भी आवश्यक चीज छूटी नहीं है और व्यावहारिक रूप से सारी अनावश्यक चीजें हटा दी गई हैं। द साइंस ऑफ बीइंग वेल एक सटीक विज्ञान है, जैसे कि अंकगणित। मूल सिद्धांतों में कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता और अगर उनसे कुछ भी हटा लिया जाता है तो असफलता होगी। अगर आप इस पुस्तक में बताए गए जीवन शैली का कड़ाई से पालन करते हैं तो आप स्वस्थ होंगे और आप निश्चित रूप से इस तरीके का पालन थॉट और कार्य दोनों में कर सकते हैं। न केवल अपने आप को, बल्कि जहां तक संभव हो दूसरों को भी अपने थॉट्स में परफेक्ट हेल्थ के साथ जोड़ें। जब लोग शिकायत करें या यहाँ तक कि जब वो बीमार हों और पीड़ा में हों तो उनकी सहानुभूति न करें। अगर आप कर सकते हैं तो उनके थॉट्स को रचनात्मक दिशा में मोड़ें। उनकी राहत के लिए जो कर सकते हैं वो करें, लेकिन हेल्थ के थॉट को अपने मन में रखकर करें। लोगों को अपनी परेशानियां और लक्षणों की सूची आपको बताने ना दें। बातचीत को किसी अन्य विषय पर ले जाए या खुद को माफ करके चले जाएं। बीमारी का थॉट आप पर थोपा जाए, इससे बेहतर है कि आपको एक असंवेदनशील व्यक्ति माना जाए। जब आप ऐसे लोगों के बीच हों जिनकी बातचीत का आधार बीमारी और ऐसी ही चीजें हों, तो उनकी बातों को अनदेखा करें और अपने परफेक्ट हेल्थ के लिए आभार की मानसिक प्रार्थना शुरू करें। जब आप खाना खाते हैं तो उसका आनंद लें और अगर आप मेज पर बातचीत करते हैं तो भोजन की अच्छाई और उससे मिलने वाले आनंद के बारे में बात करें। कभी ना कहें कि आपको ये या वो पसंद नहीं है। केवल उन चीजों के बारे में बोलें जो आपको पसंद हैं। खाद्य पदार्थों की स्वस्थता या अस्वस्थता पर कभी चर्चा न करें। अस्वस्थता के बारे में बिल्कुल ना बोलें और न ही सोचें। अगर मेज पर कुछ ऐसा है जिसके लिए आप परवाह नहीं करते, तो उसे चुपचाप या प्रशंसा के एक शब्द के साथ छोड़ दें। कभी किसी चीज की आलोचना या विरोध न करें। अपने भोजन को खुशी और एकाग्रता के साथ खाएं, ईश्वर की प्रशंसा और आभार व्यक्त करते हुए। क्या मुझे अपने आहार की मात्रा के बारे में चिंता करने की जरूरत है? नहीं। अगर आप केवल तब खाते हैं जब आपके पास अर्जित भूख हो और जैसे ही आपको लगे कि आपकी भूख कम हो रही है, खाना बंद कर देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं और प्रत्येक कौर को तरल अवस्था तक चबाते हैं, तो आपको कभी भी इस बात की चिंता नहीं करनी होगी कि आप कितना खा रहे हैं। हेल्थ का सिद्धांत इसका ध्यान रखेगा। लेकिन अगर आपका मन कब्ज के बारे में डर के थॉट से भरा हुआ है, तो शुरुआत में कभी-कभार गर्म पानी से अपनी आंत को साफ करना ठीक हो सकता है। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि डर से अपनी मानसिक मुक्ति को थोड़ा आसान बनाया जाए। इसके लिए ये इसके लायक हो सकता है। और जैसे ही आप देखें कि आप अच्छी प्रगति कर रहे हैं और आपने अपने भोजन की मात्रा कम कर दी है और वास्तव में वैज्ञानिक तरीके से खा रहे हैं, तो कब्ज को अपने मन से हमेशा के लिए हटा दें। आपको इससे अब कोई लेना देना नहीं है। उस सिद्धांत पर भरोसा रखें जो आपके भीतर है और जिसमें आपको परफेक्ट हेल्थ देने की शक्ति है। अपने श्रद्धापूर्ण आभार के साथ इसे लाइफ के सिद्धांत से जोड़ें जो सारी शक्ति है और खुशी के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ें। व्यायाम के बारे में क्या? हर व्यक्ति को हर दिन मांसपेशियों के थोड़े सर्वांगीण उपयोग से लाभ होता है और इसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि किसी प्रकार के खेल या मनोरंजन में हिस्सा लें। अपने व्यायाम को प्राकृतिक तरीके से प्राप्त करें, मनोरंजन के रूप में, न कि केवल हेल्थ के लिए जबरदस्ती किए गए स्टंट के रूप में। घोड़े या साइकिल की सवारी करें, टेनिस या टेन पिन्स खेलें या गेंद उछालें।
कोई ऐसा शौक चुनें, जैसे बागवानी, जिसमें आप हर दिन 1 घंटा आनंद और लाभ के साथ बिता सकें। ऐसे हज़ारों तरीके हैं, जिनसे आप अपने शरीर को लचीला और अपनी रक्त संचरण को अच्छा रखने के लिए पर्याप्त व्यायाम प्राप्त कर सकते हैं। और फिर भी स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करने की रट में न पड़ें। मज़े या लाभ के लिए व्यायाम करें। इसलिए व्यायाम करें, क्योंकि आप इतने स्वस्थ हैं कि स्थिर नहीं बैठ सकते, न कि इसलिए क्योंकि आप स्वस्थ होना चाहते हैं या स्वस्थ रहना चाहते हैं। क्या लंबे समय तक उपवास करना ज़रूरी है? शायद ही कभी, अगर कभी भी। हेल्थ का सिद्धांत को कार्य करने के लिए तैयार होने में 20, 30 या 40 दिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सामान्य परिस्थितियों में भूख इससे बहुत कम समय में आ जाएगी। ज़्यादातर लंबे उपवासों में भूख के जल्दी ना आने का कारण ये है कि इसे रोगी ने स्वयं रोक दिया है। वो उपवास शुरू करता है इस डर के साथ, अगर उम्मीद के साथ नहीं कि भूख कई दिनों तक नहीं आएगी। उसने जो साहित्य पढ़ा है, उसने उसे लंबे उपवास की उम्मीद के लिए तैयार किया है और वो दृढ़ संकल्प के साथ इसे अंत तक ले जाने के लिए तैयार है, चाहे समय कितना भी लंबा हो। और सबकॉन्शियस माइंड शक्तिशाली और सकारात्मक सुझाव के प्रभाव में भूख को रोक देता है। जब किसी भी कारण से प्रकृति आपकी भूख छीन लेती है, तो हंसी खुशी अपने सामान्य काम को जारी रखें और तब तक ना खाएं जब तक वो इसे वापस ना दे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2, 3, 10 दिन या उससे अधिक समय हो। आप पूरी तरह निश्चित हो सकते हैं कि जब खाने का समय होगा, आपको भूख लगेगी। और अगर आप हंसी खुशी आत्मविश्वास रखते हैं और हेल्थ में अपना विश्वास बनाए रखते हैं, तो आपको परहेज के कारण कोई कमजोरी या असुविधा नहीं होगी। जब आपको भूख नहीं है, तो आप न खाने पर अधिक मजबूत, खुश और आरामदायक महसूस करेंगे, बनिस्बत इसके कि आप खाएं, चाहे उपवास कितना भी लंबा हो। और अगर आप इस पुस्तक में बताए गए वैज्ञानिक तरीके से जीते हैं, तो आपको कभी भी लंबे उपवास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप शायद ही कभी कोई भोजन छोड़ेंगे और आप अपने भोजन का पहले से कहीं अधिक आनंद लेंगे। खाने से पहले अर्जित भूख प्राप्त करें और जब भी आपको अर्जित भूख हो, खाएं।